हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज जो है बायोलॉजी का आप लोग चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जनन यानी रिप्रोडक्शन उसको पढ़ाने जा रहे हैं। हम देखो ये मोबाइल से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें पिक्चर को आप लोग को दिखाकर क्लियर समझाना है, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें क्लास 10th में है, जनन चैप्टर है। आप लोग को हम पिक्चर दिखाकर काफ़ी अच्छा से समझाएंगे, इसलिए हम पिक्चर बनाने में दिक्कत होता है। जैसे मान लो फूल के बारे में बताना है तो फूल का पिक्चर दिखाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर बहुत सारा पिक्चर हम लिए हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर दिखा के आप लोग को समझाना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अच्छा समझना है। 10वां में चल गए हो, इन्हें पागल आगल कमेंट करना है, हम समझाने की पूरा कोशिश करेंगे। तो आप लोग को अच्छा सा तरह से समझना है, ठीक है ना। पिक्चर दिखा के समझाएंगे। तब जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो, जो लाइक नहीं किया वो लाइक करो, ठीक है ना। और समझने की कोशिश करना है क्योंकि पिक्चर दिखा के समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो हम समझाएंगे और तुम लोग को देखो यहाँ पर सब हम दिखाएंगे, पिक्चर दिखा के A to Z समझाएंगे आप लोग को, ठीक है ना। तो आप लोग को पूरा अच्छी तरह समझ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, A to Z समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब करते हैं हम स्टार्ट, ठीक है। और बता देना चाहते हैं जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। और एक मेरा और चैनल है जिसका नाम है क्या, जगदेव। उसमें हम कॉमेडी वमेडी जैसी मैंनी करते हैं वो डालते हैं और मस्ती वाला वीडियो डालते हैं, जिसका नाम है जगदेव, JAGDEV, जगदेव VLOG ब्लॉग, ठीक है ना। इसको तुम लोग सर्च मारना, फोटो मेरा वही रहेगा जो इस चैनल पर जगदेव क्लास में फोटो है, अथी चश्मा वाला हेडफोन वाला वही रहेगा। इसको भी जाकर तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। जो अभी तक नहीं किया जल्दी जाकर कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करो अपना अगल बगल गाँव में पड़ोस में बताओ, ठीक है ना, चैप्टर के बारे में। काफ़ी मज़ा आ जाएगा, अंत तक देखना है ना, A to Z समझ आएगा, फिर आज से बाद कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। पहला चैप्टर का नाम है जनन। पहला बात आता है कि जनन क्यों आवश्यक होता है। तो जनन क्या है जानते हो, जनन क्या है। तो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जैसे आदमी है तो आदमी अपना जैसा संतान उत्पन्न करता है, कुत्ता है तो कुत्ता है तो कुत्ता का बच्चा उत्पन्न करता है, गाय है तो गाय अपना जैसा संतान उत्पन्न करता है, ठीक है ना। और जनन आवश्यक क्यों होता है पहले समझो। जनन इसलिए आवश्यक होता है कि अपना जाति को बनाए रखने के लिए, अपने जाति को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। मान लो कोई भी एक जाति, जैसे मान लो बाघ, बाघ अपना जनन करना बंद कर देता है, बाघ अपना जो है जनन करना बंद कर देता है, तो क्या होगा उसका धीरे धीरे जाति क्या होगा, जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यानी कहेगा जनन किस लिए आवश्यक है, तो बोलना है किसी भी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। किसी भी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है, ठीक है ना। अब जनन होता है दो प्रकार का, एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसमें कहेंगे, जिसमें लिंग का आवश्यकता नहीं पड़ता है, यानी जिसमें सेक्स का आवश्यकता नहीं पड़ता उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। और जिसमें लिंग का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है ना। एक होता है नर वाला लिंग, एक होता है फीमेल यानी मादा वाला लिंग। जिसमें लिंग की आवश्यकता पड़ता है उसको बोलते हैं लैंगिक जनन, ठीक है ना। यानी अलैंगिक जनन जो है सिंपल होता है, होता है सूक्ष्म जीव में, यानी जो एक कोष्ठीय जीव है उसमें होता है अलैंगिक जनन, ठीक है ना। वो लैंगिक जनन होता है, इसमें लिंग की आवश्यकता नहीं पड़ता है, सेक्स की आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसमें सिर्फ उसका शरीर टूटकर अन्य कोशिका में बट जाता है तो नया जीव बन जाता है। ऐसे सिंपल समझ जाओ कि जैसे टू कॉपी मशीन ना होता है, फोटो कॉपी मशीन, उसमें इधर से क्या करते हैं, इधर से अथी टू कॉपी अपना पेपर डालते हैं और उधर से पेपर फेंक देता है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी है, ठीक है। मतलब ये अपना शरीर को तोड़ के अलग बना लेगा। इसमें लिंग की आवश्यकता सेक्स की आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसमें एकल जीव भाग लेता है। जब सेक्स की आवश्यकता ही नहीं है तो एकल जीव भाग लेगा, सिंपल बात है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, लिंग की आवश्यकता पड़ता है, यानी इसमें जो है नर लिंग और मादा लिंग दोनों का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है ना। यानी नर और मादा दोनों होता है। अब आप लोग को पूछेंगे बताओ कि पेड़ पौधा में कैसा सेक्स होता है, यानी पेड़ पौधा में कैसा जनन होता है। तो सिंपल बोलना है, पेड़ पौधा में जो है अलैंगिक भी होता है लैंगिक भी होता है, लेकिन ज़्यादा होता है पेड़ पौधा में लैंगिक, ठीक है ना। अब तो लोग बोलेगा पेड़ पौधा में भी सेक्स होता है, सेक्स मतलब सेक्स नहीं समझना। लैंगिक जनन मतलब होता है कि नर वाला और मादा वाला दोनों भाग का जरूरत पड़े, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। नर और मादा दोनों जरूरत पड़े। लेकिन अलैंगिक में क्या है, नर मादा कोई जरूरत नहीं, अपना शरीर तोड़ के दूसरा बना लेता है, उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। समझ आ गया तुम लोग को ना, तो दिक्कत यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं ये दोनों अंतर क्या है, ठीक है। देखो थोड़ा दिखा देते हैं अंतर ये दोनों में क्या है। देखो यहाँ पर है अलैंगिक जनन। देखो अभी हम क्या बोले थे, अभी अच्छा समझ आएगा पूरा क्लियर। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इसमें केवल एक जनक शामिल होता है। देखो एगो मान लो ये कोशिका है, यही टूट के दो भाग में बट गया, ठीक है ना, या दो से अधिक भाग में बट गया, इसी को बोलते हैं क्या, अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। देखो ये जो कोशिका है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं जनक कोशिका। क्या बोलते हैं, जनक कोशिका, क्या कि यही टूटा, आई जो टूटा इसको बोलते हैं संतान या संतति।
यानी जो मेन है उसको बोलते हैं जनक कोशिका, और जो टूट गया है उसको बोलते हैं संतान या संतति। तो इसमें केवल एक जनक शामिल होता है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर तो लिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें दो जनक शामिल होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जनक, सिंपल बात है, दो जनक, क्योंकि लैंगिक जनन है यानी लिंग के आधार पर हो रहा है, तो इसमें मादा और नर दोनों शामिल होगा, ठीक है ना। अगला क्या है इस अंतर, इसमें युग्मक नहीं बनता है। युग्मक मतलब पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, तो जब एक है तो जोड़ा कहाँ से बनेगा, ठीक है ना, यानी युग्मक नहीं बनता है, इसमें युग्मक बनता है, सही बात है, इसमें युग्मक बनता है, यानी नर वाला और मादा दोनों मिलकर इस जनन में भाग लेता है, इसमें युग्म बन गया, पेयर बन गया। अगला क्या है कि निषेचन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है। देखो निषेचन मतलब क्या होता है कि नर का जो नर से जो निकलता है यानी शुक्राणु, और मादा से जो निकलता है अंडाणु, दोनों का मिलना निषेचन कहलाता है। लेकिन इसमें तो नर और मादा मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ एक शरीर टूट रहा है दूसरा बन रहा है, तो इसमें निषेचन कहाँ होगा, निषेचन नहीं होगा। लेकिन इसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है, तो इसमें नर से निकलेगा शुक्राणु, मादा से निकलेगा अंडाणु, दोनों भाग लेगा यानी निषेचन होगा। इसमें जब निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज नहीं बनेगा यानी पेयर नहीं बनेगा, और इसमें जब निषेचन होगा तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा यानी पेयर बनेगा, यानी अंडाणु शुक्राणु मिलेगा तो बनेगा युग्मनज, ठीक है ना। अगला है इस जनन के दौरान किसी भी अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, यानी इसमें जो अलैंगिक जनन होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, ठीक है ना। यानी पूरा पूरा जो होता है समसूत्री विभाजन होता है, यानी समान कोशिका का विभाजन होता है, लेकिन इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्यों, क्योंकि आधा सूत्री होना जरूरी है, क्योंकि इसमें दो जनक भाग ले रहा है, यानी एक मादा भाग ले रहा है, एक नर भाग ले रहा है, तो आधा आएगा मादा से, आधा आएगा नर से, और आधा आधा मिल के पूरा बन जाएगा। इसलिए आधा आधा दोनों साथ आ रहा है, दो को भाग ले रहा है, इसलिए आधा इससे आधा इससे, आधा मादा से आधा नर से, तो पूरा बन जाएगा। लेकिन इसमें अकेले है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन तो नहीं है ना, वैसे पूरा होता है, लेकिन इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इतना तुम लोग समझ आ गया होगा, आगे और समझ आएगा जो समझ ना आया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो आप लोग से जब भी अंतर पूछेगा तो ये लिख देना, अंतर सही हो जाएगा, लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर। अब देखते हैं कि दोनों में मतलब अलैंगिक जनन पहले पढ़ते हैं, और अलैंगिक जनन देखते हैं कितने प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, तो अलैंगिक जनन में जो पहला प्रकार है उसको बोलते हैं विखंडन, क्या बोलते हैं, और विखंडन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन यानी किसी एक जनक कोशिका का दो भाग में बट जाना कहलाता है द्विविखंडन। अब बहुविखंडन मतलब समझना कि बहु को का विखंडन हो गया। बहुविखंडन मतलब होता है एक कोशिका का बहुत सारा भाग में बट जाना, यानी दो से अधिक भाग में बट जाना बहुविखंडन कहलाता है। और द्विविखंडन किसे कहते हैं, तो एक कोशिका का यानी एक जीव का दो भाग में बंटना द्विविखंडन कहलाता है। तो समझ आ गया ना। तो पहला जान पढ़ते हैं विखंडन। विखंडन दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विविखंडन यानी एक जनक कोशिका के दो भाग में बट जाना द्विविखंडन कहलाता है, और एक से अधिक दो से अधिक भाग में बंटना बहुविखंडन कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि बताओ, तो पढ़ रहे हैं हम पहले द्विविखंडन। क्वेश्चन आता है कि बताओ कि अमीबा में कैसा विखंडन होता है। हम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो अमीबा जो क्या करता है, देखो ये अमीबा, हम जानते हैं कि अमीबा का आकार जो है निश्चित नहीं होता है, उसका आकार जो हर सेकंड बदलते रहता है, ठीक है ना। यानी कैसे चिक दो तो अमीबा बन जाएगा, ठीक है। अमीबा का आकार हर समय बदलते रहता है, वो एक कोशिकीय जीव है, ठीक है ना। तो अमीबा में जो होता है द्विविखंडन होता है। पहला क्वेश्चन आता है कि अमीबा में कैसा जनन होता है, तो अलैंगिक जनन होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में कैसा जनन होता है, तो द्विविखंडन होता है। देखो यहाँ अमीबा है, धीरे धीरे क्या किया, देखो ये धीरे धीरे ये साइड घिंचाना शुरू हुआ, और घिंचाते घिंचाते देखो यहाँ और घिंचा गया, और घिंचाते घिंचाते यहाँ पे बीच में इतना पतला हो जाएगा कि टूट जाएगा, और ये नया संतान बन जाएगा, नया संतान बन जाएगा। तो अमीबा पूछेगा कैसा होता है, तो अमीबा में होता है द्विविखंडन। कहेगा अमीबा में जनन कैसा कौन से विधि द्वारा होता है, तो अमीबा में जनन द्विविखंडन विधि द्वारा होता है। आई देखो संतान बन गया ना, तो ये हो गया जनक कोशिका यानी जनक अमीबा, और ये हो गया उसका संतान बन गया, तो द्विविखंडन होता है। और पैरामेसियम में भी दो विखंडन होता है, याद रखना। पैरामेसियम में भी क्या होता है, तो पैरामेसियम में भी द्विविखंडन होता है। तो अमीबा में द्विविखंडन होता है, पैरामेसियम में द्विविखंडन होता है। अब देखते हैं बहुविखंडन किसमें होता है। बहुविखंडन मतलब समझना कि जो बहु आता है घर में उसका विखंडन हो जाना, उसका टूट जाना बहुविखंडन है। बहुविखंडन मतलब हुआ कि जनक कोशिका जो है, जो मेन कोशिका है, उसका टूट कर बहुत सारा कोशिका बन जाना, इन दो से अधिक भाग में बट जाना बहुविखंडन कहलाएगा। और बहुविखंडन किसमें होता है, तो बहुविखंडन होता है प्लाज्मोडियम में, ठीक है ना। चलो दिखाते हैं, देखो ये है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, प्लाज्मोडियम किसे पाया जाता है, ध्यान रखो। जो प्लाज्मोडियम पाया जाता है मच्छर में। अब कौन जो मादा एनाफिलीज हम लोग को मच्छर काटता है ना, तो उसका जो डंक होता है उसमें पाया जाता है प्लाज्मोडियम। क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम पाया जाता है। यही हम लोग को कर देता है मलेरिया बुखार, ठीक है ना। तो कहेगा और यही हमारा खून में पहुँचेगा और जाएगा फटेगा, तो बहुत सारा अपने जैसे मतलब जीव बना लेगा, तो इसी को बोलते हैं बहुविखंडन। तो पूछेगा बहुविखंडन किसे कहते हैं, तो एक जनक संतान से
को टूटकर दो से अधिक भाग में बंट जाना बहुविखंडन कहलाता है। और बहुविखंडन पूछा है किस में होता है, तो प्लाज्मोडियम में होता है। किस में होता है, प्लाज्मोडियम में। तो द्विविखंडन भी सीख गए, बहुविखंडन भी सीख गए। अब सीखते हैं मुकुलन विधि। मुकुलन विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है मुकुलन विधि। ठीक है, तो मुकुलन हम समझते हैं। ठीक है, देखते हैं मुकुलन का। तो अब ध्यान दो, हम पढ़ रहे मुकुलन विधि। तो बोलेगा कि अगला जो अलैंगिक जनन का प्रकार है वो है मुकुलन विधि। क्या है, मुकुलन विधि है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बताओ कि मुकुलन विधि द्वारा जनन कौन सा जीव में होता है, तो हाइड्रा में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि हाइड्रा में कैसा जनन होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा। नंबर याद कर लो, हाइड्रा में कैसा जनन होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा। हाइड्रा में कैसा जनन होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा। और ईस्ट में भी, ईस्ट में भी कैसा होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा। यानी हाइड्रा और ईस्ट दोनों में होता है मुकुलन विधि। क्या होता है, मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ये देखो हाइड्रा का चित्र है, किसका चित्र है, हाइड्रा का चित्र है। ठीक है ना, हाइड्रा जीव जो है ये बहुकोशिकीय जीव है और ईस्ट जो है वो एकोशिकीय जीव है। दोनों में जनन होता है अलैंगिक जनन द्वारा। अलैंगिक जनन में कौन होता है, तो अलैंगिक जनन में होता है मुकुलन विधि द्वारा। यानी क्वेश्चन याद कर लेना। इसमें क्या होता है, देखो शरीर के किसी भाग से थोड़ा सा क्या होगा, विकार उत्पन्न हो जाएगा। यानी शरीर के कोई भाग बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ बढ़ के थोड़ा और बड़ा हो गया तो बन गया मुकुल। और यही मुकुल बढ़ते 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 कहेगा हम अपने आज़ाद हो गए। और यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा। बोलेगा अब हम आपको, तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपना सुरक्षा खुद कर सकते हैं। नहीं क्या होगा, इस जो मेन बॉडी है इससे ये वाला भाग अलग हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मुकुल निकल जाना। और मुकुल द्वारा ये जनन हुआ तो इसको बोलते हैं मुकुलन विधि। तो बस आप लोग को इतना याद रखना है कि हाइड्रा में कौन सा विधि द्वारा जनन होता है, तो बोलना है मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। उसके बाद देखते हैं ईस्ट। क्या देखते हैं, ईस्ट में कौन विधि द्वारा जनन होता है, ईस्ट में कौन सा विधि द्वारा जनन होता है, तो ईस्ट में भी होता है मुकुलन विधि द्वारा। देखो इसमें भी मुकुलन विधि द्वारा हो रहा है। देखो यहाँ पर एक ईस्ट है, ईस्ट का देखो यहाँ पिचकना शुरू हुआ और ये पिचकते पिचकते इतना पतला हो जाएगा यहाँ पर कि इससे कट के अलग हो जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पर जब ये कट के नया अलग हो जाएगा तो ये हो जाएगा नया मुकुल बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मुकुलन विधि द्वारा जनन होना। तो बोलेगा ईस्ट में कौन सा विधि द्वारा जनन होता है, तो मुकुलन होता है। तो यहाँ पर मुकुलन विधि द्वारा एक भाग भी टूट के अलग हो सकता है, या यहीं पर जो है बहुत सारा भाग एक साथ होगा, टूट के अलग हो सकता है। ठीक है ना, यानी लंबा हो जाएगा, यहीं से 3 भाग में टूट जाएगा तो 3 ठो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया मुकुलन विधि द्वारा जन्म होना। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रा में कौन सा विधि द्वारा जनन होता है, तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ईस्ट में कौन सा विधि द्वारा जनन होता है, तो ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा जन्म होता है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है और हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ते हैं हम, जो अगला है वो है पुनर्जन्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म भी जो है ये भी अलैंगिक जनन का प्रकार है। अभी हम अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, अलैंगिक जनन में पढ़ेंगे अब पुनर्जन्म। ठीक है ना, देखते हैं आगे। देखो अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार में हम पढ़ेंगे पुनरुद्भवन, या बोल सकते हैं इसको पुनर्जन्म। क्या बोलेंगे, पुनः जन्म। यानी मान लो देखो इसमें क्या होता है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बताओ कि प्लेनेरिया में जो होता है उसमें जनन कौन से विधि द्वारा होता है, तो पुनरुद्भवन विधि के द्वारा होता है, या इसी को बोलते हैं पुनर्जन्म विधि के द्वारा होता है। ठीक है ना, ऐसे तुम लोग देखा होगा, छिपकली देखा है, छिपकली देखता है, मारते हैं तो उसे पूछिया जाता है कट। अब पूछिया जाएगा कट तो फिर वो पूछिया जन्म ले लेगा, तो उसी को बोलते हैं पुनरुद्भवन, यानी पुनः उत्पन्न हो जाना। पुनर्जन्म या पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है ना, ये देखिए छिपकलिया देखो, तुम लोग पैर तोड़ देगा तो पैर फिर दोबारा ना होगा, मुंडी तोड़ देगा तो मुंडी दोबारा ना होगा। उसका सिर्फ जो है छिपकली के पुछिए में पुनरुद्भवन का गुण पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं पुनः उत्पन्न होना, पुनरुद्भवन कहते हैं। पूछेगा प्लेनेरिया में जो है जनन कौन सा विधि द्वारा होता है, तो बोलना है पुनरुद्भवन विधि के द्वारा। क्या बोलना है, पुनरुद्भवन विधि के द्वारा। इसमें क्या होता है, मान लो ये क्या है, प्लेनेरिया है, तो प्लेनेरिया 3 भाग में टूट गया, 1 भाग 2 भाग, एक ऊपर वाला, एक बीच वाला, एक नीचे वाला, 3 भाग में टूट गया ना। तो ये क्या करेगा, फिर बना लेगा, इस तरह बन जाएगा। ये बीचा वाला क्या करेगा, फिर इस तरह बन जाएगा, और नीचे वाला भी क्या करेगा, फिर इस तरह बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं पुनरुद्भवन। क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन। देखो ये टूटा था ना, देखो ये फिर बन गया, इस तरह बन गया ना, यानी पुनरुद्भवन हो गया, यानी पुनः उत्पन्न हो गया। ये देखो बीच वाला अपना ऊपर वाला मुड़ियो बना लिया, नीचू वाला बना लिया ना, और ये देखो नीचुआ वाला ये बना लिया, पूरा ऊपर वाला बना लिया। तो इसी को बोलते हैं पुनरुद्भवन। धीरे धीरे विकास होके देखो इस प्रकार हो गया, ये देखो विकास हुआ और इस प्रकार हो गया। ये भी देखो यहाँ पर विकास हो रहा है, इस प्रकार हो गया। तो इसी को बोलते हैं पुनरुद्भवन। तो दैट तुम लोग क्वेश्चन सिंपल इतना याद रखना है कि प्लेनेरिया में कौन से विधि द्वारा जनन होता है, तो प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन विधि द्वारा जनन होता है। एक होता है अपखंडन। अपखंडन में क्या होगा,
अब खंडन में कहीं से भी टूट जाएगा तो जनन हो जाएगा। इसमें जो टूटने का एक फिक्स है, नहीं ना कि सोचना कि यहाँ कबोध के इतने निकाल लेंगे, यानी कहीं से भी कबोध के निकाल लेंगे तो उसका फिर से जन्म हो जाएगा, वैसा ना होगा। छिपकली में सिर्फ उसका पुछिए में पुनरुद्ध भवन पाया जाता है, इसलिए उसमें जन्म होता है। उसी प्रकार इसका टूटने के तो जगह फिक्स होता है, वहीं से टूटेगा तब भी इसका पुनर्जनन होगा, यानी पुनरुद्ध भवन होगा। लेकिन आप खंडहर में क्या है, खंडहर में कहीं से भी टूट जाएगा तो जनन हो जाएगा, वो देखते हैं अब, ठीक है ना। ये देखो क्या है, स्पायरोगायरा, याद रखना ये क्या है, स्पायरोगायरा है, ठीक है ना। स्पायरोगायरा में क्या है, कहीं से भी इसको तोड़ दो, कहीं से भी तोड़ दो, कहीं से भी तोड़ दो, वो अपना नया बना लेगा। देखो इसके यहाँ पर देखो, स्पायरोगायरा है ये। स्पायरोगायरा देखो 3 भाग में टूट गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 भाग में टूट गया ना। फिर देखो नया बना लिया, इसी तरह बना लिया। फिर बीचा वाला जो टूटा ये भी देखो नया बना लिया, और निचवा जो टूटल है ये देखो नया बना लिया। तो इसको बोलते हैं अपखंडन। क्या बोलते हैं, अपखंडन विधि। क्या बोलते हैं, अपखंडन विधि द्वारा जनन। सिंपल क्वेश्चन है कि बताओ कि अपखंडन विधि द्वारा जनन कौन सा जीव में होता है, तो स्पायरोगायरा में आता है। या पूछेगा कि स्पायरोगायरा में जनन कौन सा विधि द्वारा होता है, तो अपखंडन विधि द्वारा होता है। तो अभी हम पढ़ रहे थे क्या, अभी हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में पहला पढ़े थे हम द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि किस में हो रहा था, अमीबा में हो रहा था। फिर पढ़े थे बहुविखंडन विधि, बहुत सारा में भाग में बट जाना, जैसे किस में हो रहा था, तो प्लाज्मोडियम में हो रहा था। फिर पढ़े थे मुकुलन विधि। मुकुलन विधि में क्या था, तो मुकुलन विधि हो रहा था ईस्ट में और हाइड्रा में। फिर हम लोग पढ़े थे क्या, तो फिर हम लोग पढ़े थे पुनरुद्ध भवन विधि। पुनरुद्ध भवन विधि किस में हो रहा था, पुनरुद्ध भवन विधि हो रहा था देखो यहाँ पर पेरेनेलिया में हो रहा था, ठीक है ना। अब फिर हम पढ़े थे अपखंडन विधि। अपखंडन विधि किस में हो रहा था, स्पायरोगायरा में हो रहा है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा अमीबा वाला द्विखंडन विधि और मुकुलन विधि, जिसमें हाइड्रा और ईस्ट में हो रहा था। अब पढ़ेंगे पेड़ पौधा में भी क्या होता है। पेड़ पौधा में दोनों जनन होता है, लैंगिक भी होता है अलैंगिक भी होता है। तो पेड़ पौधा में जो अलैंगिक जनन होता है उसको क्या कैसे पढ़ेंगे, वो देखो। देखो पेड़ पौधा में जब नर भाग और मादा भाग मिल के, यानी जब फूल में होता है नर भाग और मादा भाग, तो नर फूल से जब जनन होगा तो उसको बोलेंगे लैंगिक जनन, या बीज से जब जनन होगा तो उसको बोलेंगे लैंगिक जनन। लेकिन पेड़ पौधा के मान लो तना को हम लगा दिए, तना लग गया, या किसी का जड़ निकला, जड़ लग गया, जड़ से उत्पन्न हो गया, या पत्ती से को पौधा उत्पन्न हो गया, तो उसको बोलेंगे अलैंगिक जनन। यानी यहाँ पर लिंग की आवश्यकता नहीं पड़ा, नर भाग और मादा भाग का आवश्यकता नहीं पड़ा है, बल्कि ये अपने आप जन्म हो गया, तो उसको बोलेंगे अलैंगिक जनन। तो देख लेते हैं पहले पेड़ पौधा में अलैंगिक जनन कैसा होता है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में, ठीक है ना। चलो इस देखते हैं, चलो देखते हैं पेड़ पौधा में अलैंगिक जनन। देखो अलैंगिक जनन मतलब कि बता चुके हैं कि जब फूल से होगा या बीज से होगा तो उसको बोलेंगे लैंगिक जनन, यानी वहाँ पे नर और मादा भाग लेता है। लेकिन जब जड़ मान लो जड़ से कोई पौधा जन्म ले लिया, या तना से ले लिया, या पत्ती से ले लिया, तो उसको बोलेंगे अलैंगिक जनन। पेड़ पौधा में अलैंगिक जनन, ठीक है ना। तो पेड़ पौधा में जो सबसे अलैंगिक जनन है उसको बोलते हैं कायिक प्रजनन। क्या बोलते हैं, कायिक प्रजनन। यानी पेड़ पौधा में जो अलैंगिक जनन का जो विधि है उसको बोलते हैं कायिक विधि। क्या बोलते हैं, कायिक, यानी काया से, यानी शरीर से ना, हम लोग के जो काया होता है, यानी काया से यानी शरीर से उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है, कायिक प्रजनन कहलाता है। जैसे देखो आलू, तुम लोग देखा आलू घर में छोड़ देगा तो उसको लगाएगा भी नहीं, वहाँ उससे क्या होगा, आलू क्या एक तना है, तो आलू से क्या होगा, वहाँ से आलू से धीरे धीरे कुछ निकलना, मतलब कुछ इस तरह जो है निकलना, तना शुरू हो जाएगा। उसको तुम मिट्टी में रख देगा तो अपने आप क्या होगा, जन्म ले लेगा। जिसको बोलते हैं, तो पूछेगा आलू में कौन सा विधि होता है, तो कायिक प्रजनन होता है। कौन सा था, कायिक प्रजनन। उसी प्रकार अदरक को भी रख देगा तो उससे धीरे धीरे अपने आप जड़ निकल जाएगा, और जड़ निकल के क्या होगा, फिर धीरे धीरे उत्पन्न हो जाएगा, यानी इसका काया से अपने आप उत्पन्न हो गया, तो इसको बोलेंगे कायिक प्रजनन। तुम लोग देखा सबसे अच्छा उदाहरण तुम लोग देखा गुलाब के फूल। गुलाब के फूल में क्या करते, तुम उसको फूल को लेने भी जरूरत ना है ना, तो उसका बीज के लेने की जरूरत है। तुम गुलाब के फूल लो, उसको कहीं से भी तोड़ लो, कहीं से भी टहनी उसको तोड़ लो और लगा देगा तो क्या होगा, लग जाएगा, यानी तनास के कारण वो क्या हुआ, फिर से उत्पन्न हो गया। तो गुलाब में भी होता है कायिक प्रजनन। उसी प्रकार होता है मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी कहीं से तोड़ के लगा देगा तो मनी प्लांट भी लग जाता है, तो उसमें भी होता है कायिक प्रजनन, ठीक है ना। उसी प्रकार तुम और ले सकता है। देखो यहाँ क्या है, पत्ती पत्ती तुम लोग देखा होगा, जो पत्ती गिर जाएगा पानी उनी में तो उससे क्या होगा, पत्ती के चारों तरफ से अपने जो है नया नया पौधा उत्पन्न होने लगेगा। तो वो भी क्या हुआ, कायिक प्रजनन हुआ। यानी कायिक प्रजनन में जड़ से कोई पौधा उत्पन्न हो जाएगा, या तना से उत्पन्न हो जाएगा, या पत्ती से उत्पन्न हो जाएगा। तो ये तीनों से जब कोई नया पौधा बन जाता है तो उसको बोलते हैं कायिक प्रजनन। देखो यहाँ पर पत्ती के किनारे किनारे देखो नया पौधा उत्पन्न हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कायिक प्रजनन। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर एक तना था, ठीक है ना, तना फिर क्या हुआ, फिर मिट्टी में गया, तुम लोग देखा होगा इस तरह, यहाँ से मान लो इस तरह बहुत सारा निकला हुआ, आई ऐसे गया, ठीक है ना, और एक तना ऐसा निकल के मान लो यहाँ नीचे चल गया। जब नीचे जाएगा तो फिर क्या कर लेगा, ये जड़ बना लेगा, और जड़ बना लेगा, फिर यहाँ से फूट जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से मान लो एक भाग चल गया नीचे जाएगा तो मिट्टी में जाके जड़ बना लेगा, फिर यहाँ से नया नया फूट जाएगा। तो तना कारण हो रहा था, इसको हो गया क्या, ये हो गया अलैंगिक जनन के कायिक विधि, यानी कायिक प्रजनन द्वारा पेड़ पौधा में अलैंगिक जनन हो रहा है।
इतना तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखते हैं पेड़ पौधा में जो है, ये तो हो गया कायिक विधि द्वारा, कायिक प्रजनन विधि द्वारा। आप देखते हैं पेड़ पौधा में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पेड़ पौधा में लैंगिक जनन जो होता है फूल के द्वारा। तो इससे क्वेश्चन, फूल से हर साल क्वेश्चन आता है। तो फूल को आप लोग को पिक्चर दिखा के बताएंगे, एकदम A to Z समझ आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो करते हैं स्टार्ट। चलो ये हो गया। देखो जब फूल के द्वारा जनन होगा पेड़ पौधा में तो उसको बोलेंगे लैंगिक जनन। क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। फूल और बीज के द्वारा होगा तो पढ़ेंगे लैंगिक जनन। तो अब हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, ठीक है ना। लेकिन जब जड़, तना, पत्ती के माध्यम से कोई नया पौधा बन रहा था तो उसको बोल रहे थे अलैंगिक जनन। लेकिन अब पढ़ेंगे हम पेड़ पौधा में लैंगिक जनन कैसे होता है, यानी फूल के द्वारा जनन कैसे होता है। देखो यहाँ पर बहुत सारा तुम लोग को फूल नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो अभी हम बता देते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग तरह के फूल नज़र आ रहा है। तो ये फूल अलग अलग तरह के नज़र आ रहा है, एकदम लाल, हरा, पीला, अच्छा अच्छा नज़र आ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम दलपुंज। क्या बोलते हैं, दलपुंज। यानी फूल का जो अलग अलग रंग होता है उसको बोलते हैं दलपुंज। और यह क्या करता है, यह कीड़ा मकोड़ा जो होता है, जैसे मधुमक्खी हो गया, जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसको आकर्षित करता है, आओ मेरे ओर। जैसे देखता है ना, सुंदर जो होता है वो ज़रा लिपस्टिक विपस्टिक लगा लगा आकर्षित कर देगा, उसी प्रकार ये जो करता है, इसका काम बस यही है, कीड़ा मकोड़ा को आकर्षित करना, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं, जो हर तरह के कलर का नज़र आ रहा है वो क्या है, दलपुंज है, ठीक है ना। यानी पे दलपुंज होता है। दलपुंज का एक ही काम है, सिर्फ कीड़ा मकोड़ा को अपने ओर आकर्षित करना, ठीक है ना। और एक ठो देखो, एक ठो होता है जो रात में जो पौधा होता है, जो रात में जो फूल खिलता है वो उतना जो है ना, रात में जो फूल खिलता है वो उतना जो है रंगीन नहीं होता है। सिंपल बात है, रात में रंगीन उसको होने के लिए क्या जरूरी है। रात में थोड़े, आप रात में किसी को आप आँख मार लीजिएगा, थोड़े कोई फर्क पड़ेगा, पता चलेगा कि आँख मार लिया है। उसी प्रकार रात वाला जो पौधा होता है ना, वो कीड़ा को आकर्षित करने के लिए क्या करता है, वो ज़्यादा रंगीन ना होता है, वो क्या करता है, ज़्यादा सुगंधित होता है और अपना सेंटवा से क्या करेगा, कीड़ा मकोड़ा को आकर्षित कर लेगा, ठीक है ना। तो रात वाला जो पौधा होगा उतना रंगीन नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, आकर्षित होता है और अति सुगंधित होता है और अपना सुगंध के माध्यम से कीड़ा मकोड़ा को अपने और आकर्षित कर लेता है। और दिन वाला पौधा में तो सेंट की जरूरत नहीं है, इसे एकदम लाल, पीला, हरा, एकदम अच्छा से होगा और एकदम पूरा अच्छा होगा और कीड़ा मकोड़ा को अपने और आकर्षित करेगा। तो ये जो लाल, पीला, हरा नजर आ रहा है, ये क्या है, दलपुंज है। समझते हैं इसमें। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ समझो तुम लोग। देखो यहाँ पर पुष्प का है, यहाँ पर देखो तुम लोग सिंपल समझो। यहाँ तुम लोग, चलो थोड़ा दिखा देते हैं। चलो यहाँ देख लो, कहाँ पर तुम लोग देखा, हाँ यहाँ देखो तुम लोग, यहाँ पहले समझो, ठीक है। देखो यहाँ पर सिंपल समझो कि देखो यहाँ पर ई वाला जो पकड़ के जो तुम लोग क्या करता हो, दिखाते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ हो रहा है। देखो यहाँ पर तुम लोग इसको पकड़ के, यहाँ पकड़ के नहीं देता है, गिफ्ट बा देता है ना। अभी वैलेंटाइन डे जैसे मान लो 14 फरवरी आ गया वैलेंटाइन डे, तो तुम लोग जाएगा और इसको पकड़ के गिफ्टवा देता है, गिफ्ट देता है ना। तो जिसको पकड़ के हम गिफ्ट देते हैं उसको बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं, वृंत। क्या बोलते हैं इसको, वृंत बोलते हैं, ठीक है। जिसके पकड़ के गिफ्टवा देते हैं उसको बोलते हैं वृंत। और यहाँ पर ध्यान दो, जिस पर पुष्प आसन है, यानी जिस पर पुष्प बैठा हुआ है, यानी जिस पर पुष्प आसन है उसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं, पुष्पासन, ठीक है ना। पुष्पासन में ध्यान दो, यहाँ पर देखो ऐसा अभी ये वाला था, ये खिलेगा तो किस तरह हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है, ये वाला जो इस तरह जो बिखर के जो नीचे आ गया है, नहीं देख रहा है, यही वाला जो यहाँ पर ढक्कल था, ये पौधा को क्या कर रहा है, अभी पौधा को ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है, सॉरी फूल को अभी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। लेकिन जब फूल यही इस प्रकार खिल जाएगा तो ये जो फूल के ढकले है वो क्या होगा, इस प्रकार छितरा जाएगा, इस प्रकार क्या होगा, ये छितरा जाएगा। तो जो फूल को यहाँ ढकले है उसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। और यही जो ढक्कल है यहाँ देखो छितरा गया, तो ये क्या हो गया, बाह्य दलपुंज। क्या हो गया, बाह्य दलपुंज। तो याद रखना, बाह्य दलपुंज हमेशा हरा होता है। क्या होता है, और ये फूल जब कली अवस्था में होता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। समझ आ गया ना, बाह्य दलपुंज तुमको समझ आ गया ना। तो बाह्य दलपुंज हमेशा हरा होता है, ठीक है ना। तो बाह्य दलपुंज समझ आ गया। और ये जो रंगीन वाला जो भाग नजर आ रहा है, जो कीड़वा मकोड़वा को अपने और आकर्षित करेगा, ये रंगीन वाला जो भाग नजर आ रहा है उसको बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं, दलपुंज। समझ आ गया, दलपुंज किसे कहते हैं, तो पौधे फूल के रंगीन वाले भाग को दलपुंज कहते हैं। और फूल के जो नीचे वाला भाग होता है, जो कली अवस्था में फूल को सुरक्षा प्रदान करता है, उसको बोलते हैं हम क्या, तो उसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ये वाला जो ढकले है फूल को बाह्य दलपुंज हो गया, और जो रंगीन वाला भाग है इसको बोलेंगे दलपुंज। क्या बोलेंगे, दलपुंज बोलेंगे। अब फूल में जो है नर भाग और मादा भाग दोनों पाया जाता है। देखो ये लंबा सा नजर आ रहा है, ये जो लंबा सा नजर आ रहा है, और ये जो ऊपर नजर आ रहा है इसको बोलते हैं, ये है मादा भाग। ये क्या है, मादा भाग। और यहाँ पर जो साइडवा जो लटकल है, पीला पीला जो नजर आ रहा है, ये कौन है,
तो ये है पुरुष वाला भाग। तो पुरुष वाला भाग ज़्यादा होता है, ठीक है ना, देखो। और ये मादा के साथ रहेगा। अभी कैसे जनन होगा फूल में सब बताएंगे, अभी इतना समझना है, ठीक है ना। तो फूल में जो लंबा सा होता है, जो लंबा सा होता है वो होता है मादा वाला भाग, और साइडवा साइडवा में जो जो लटकर रहता है वो होता है नर वाला भाग। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखता है तुम लोग, फूल के नीचे फुल्लल होता है, फूला हुआ होता है ना, फूला हुआ होता है। उसको तुम लोग चिरे उड़ेगा तो बहुत सारा दाना दाना सा निकलेगा, बीज उज निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। तो फूल का क्या हो गया? ये अंडाशय हो गया, ठीक है ना। और अंडाशय के अंदर ही होता है बीजांड। क्या होता है? बीजांड होता है। और ये अंडाशय जो है, यही अंडाशय आगे चल के फल में बदल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो बोलना है फूल का अंडाशय वाला भाग फल में बदलता है। पूछेगा फूल का कौन सा भाग बीज में बदलता है? तो फूल का बीजांड वाला भाग बीज में बदलता है। अब यहाँ तुम लोग समझो, अब यहाँ से अच्छा तुम लोग को समझ आएगा। चलो बता दो। अब तुम लोग बताओ, यहाँ पर फटाफट पूछते हैं। बताओ ये लाल वाला जो नजर आ रहा है क्या है? तो सिंपल बात है, लाल वाला भाग क्या है? तो लाल वाला भाग मेरा है दलपुंज है। और ये जो नजर आ रहा है इधर पीला पीला जो लटकल है बहुत सारा, ये क्या है? तो ये क्या है? तो ये पुरुष वाला भाग है। फूल का नर भाग है। नर भाग बोले तो पुरुष वाला भाग। और जो लंब का सा नजर आ रहा है यहाँ पर, और ऊपर में इस तरह छितराया हुआ है, ये क्या है? तो ये फूल का मादा वाला भाग है, ठीक है ना। इतना कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तुम लोग समझो, ये पिक्चर में, अभी पिक्चर में तुम लोग को आसानी से समझ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पिक्चर में देखो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो तुम लोग। यहाँ जो पकड़ के जो गिफ्टवा देंगे इसको बोलेंगे पुष्प विरिंद। क्या बोलेंगे? पुष्प विरिंद, ठीक है ना। और यही देखो जो जो कली अवस्था में जो फूल को ढक के था वही क्या, वो छितरा गया, यानी ये हो गया बाह्य दलपुंज। ये क्या हो गया? बाह्य दलपुंज। और ये रंगीन वाला भाग नजर आ रहा है इधर, एक ठो यहाँ पर, एक ठो यहाँ पर, जो गुलाबी सा रंगीन वाला भाग नजर आ रहा है, ये क्या है? तो ये है दलपुंज। तो ये मेरा हो गया, ये जो हरा वाला भाग है ये हो गया बाह्य दलपुंज। ये रंगीन वाला जो भाग यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, ये क्या है? दलपुंज। देखो बाह्य दलपुंज या दलपुंज का को काम ना है, सिर्फ ये सहायक अंग है। क्या है? सहायक अंग है। तो बोलेगा फूल का सहायक अंग कौन है? तो बोलना है ये बाह्य दलपुंज, और ये जो रंगीन वाला भाग नजर आ रहा है दलपुंज। तो फूल का सहायक भाग क्या कौन हुआ? तो एक बाह्य दलपुंज हुआ, एक दलपुंज हुआ। अब समझते हैं फूल का जो पुरुष वाला भाग होता है। देखो ये जो बीचा में नजर आ रहा है बड़का सा, ये वाला जो मोटा सा नजर आ रहा है, ये फूल का मादा वाला भाग है। कौन भाग है? फूल का मादा वाला भाग है, ठीक है ना। और ये जो बहुत सारा इधर पर जो चटल पटल कर रहा है, 2-3 गो नजर आ रहा है, ये फूल का नर वाला भाग है, ठीक है ना। तो फूल का सिंपल क्वेश्चन आता है कि फूल का जो मादा भाग है उसको क्या बोलते हैं? तो फूल के मादा भाग को जायांग बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, अगर बताओ कि पुष्प का मादा भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं। यानी ये मेरा क्या है? ये हो गया जायांग। क्या हो गया? जायांग हो गया, ठीक है ना। अब और पुष्प का जो नर भाग होगा, यानी नर जन नांग होगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। क्वेश्चन आता है कि बताओ कि पुरुष के जो नर वाला भाग होता है, जो नर जननांग होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको पुमंग बोलते हैं। और पुष्प का जो मादा जननांग होता है उसको जायांग बोलते हैं। अब पहले पढ़ लेते हैं कि पुष्प के मादा वाला भाग में क्या क्या होता है। तो देखो पुष्प के मादा वाला भाग में 3 चीज़ होता है, एक यहाँ नीचे वाला, एक यहाँ बीच वाला, और एक यहाँ ऊपर वाला। जो नीचे है इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको? अंडाशय। तुम लोग इसको अंडाशय नहीं समझ लेना, इसको बोलते हैं पुष्पासन, यानी जिस पर पुष्प बैठा हुआ है, यानी पुष्प का आसन है ये, ठीक है ना। और ये है तुम्हारा अंडाशय। तो नीचे वाला जो भाग है, तो देखो पुष्प का जो मादा वाला नर जननांग है उसको बोलते हैं पुमंग। और पुमंग में भी 3 चीज़ होता है, एक नीचे वाला, एक बीच वाला, एक ऊपर वाला, ठीक है ना। तो जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं अंडाशय। तो पूछेगा बताओ कि अंडाशय पुष्प के किस जनन के भाग है? तो ये अंडाशय जो है पुष्प के मादा जननांग के भाग है। फिर जो बीच वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। पूछेगा कि क्वेश्चन बताओ कि वर्तिका जो है पुष्प के किस भाग का भाग है? सॉरी, पुष्प का किस भाग का भाग है? तो मादा जननांग के भाग है। उसी प्रकार जो उपराम जो होता है, जहाँ पर कीड़वा के बैठता है, कीड़ा फतिंगा उतिंगा बा के बैठता है, उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। समझ आ गया ना? यानी तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, बताओ कि अंडाशय किसका भाग है? तो पुष्प के मादा जनन के भाग है। वर्तिका किसका भाग है? तो पुष्प के मादा जनन का भाग है। और वर्तिकाग्र किसका भाग है? तो पुष्प के मादा जनन के भाग है। और ये तीनों के एक साथ मिला लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। और जब एक से अधिक स्त्री केसर होता है तो उसको बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग। समझ आ गया ना? जब एक ही रहेगा तो उसको बोलेंगे स्त्री केसर, और जब यहाँ पर एक से अधिक रहेगा तो उसको बोलेंगे, एक से अधिक स्त्री केसर मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे जायांग। सिंपल क्वेश्चन आता है कि बताओ कि पुष्प के मादा वाला भाग को
क्या कहते हैं, तो स्त्री केसर कहते हैं। जब स्त्री केसर ऑप्शन में आ रहा है तो जायांग मार दो, जायांग भी सही हो जाएगा। और पुष्प के पुरुष वाला भाग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर कहते हैं या पुमंग कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पुरुष वाला भाग में समझते हैं। तो पुरुष वाला भाग में जो लंबा सा यहाँ नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं, तंतु या पुतंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुतंतु। और जो ऊपरा वाला भाग है, इसको छूने छूने पर आप लोग दाना दाना सन लग जाएगा, तो जो ऊपरा वाला भाग है उसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, बताओ कि परागकोश जो है फूल का किस जननांग के भाग है, तो नर जननांग के भाग है, यानी पुमंग का भाग है। ठीक है ना, या पुंकेसर का भाग है। क्वेश्चन आएगा कि पुतंतु जो है ये पुष्प के किस जननांग के भाग है, तो नर जननांग के भाग है, या पुमंग के भाग है, या पुंकेसर के भाग है। समझ आ गया ना, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। फूल के बारे में तुम लोग समझ आ गया कि बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं, समझ आ गया होगा। दलपुंज किसे कहते हैं, तो रंगीन वाला भाग को दलपुंज कहते हैं। दलपुंज का काम सिर्फ यही है कि क्या करेगा, कीड़ा मकोड़ा को अपने और आकर्षित करेगा। ठीक है ना। और फूल के जो मादा जननांग होता है उसको जायांग बोलते हैं। जायांग 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और यही तीनों को एक साथ मिलाकर स्त्री केसर बोलते हैं। और पुमंग जो है वो 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, एक परागकोश और एक पुतंतु। ठीक है ना, और यही दोनों के साथ बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है ना, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फूल मादा जनन भाग को जायांग बोलते हैं पुष्प का, और पुष्प का नर जनन भाग को हम पुमंग बोलते हैं। ठीक है ना। जायांग जो है वो 3 चीज़ मिलकर बनाता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय जो है यही फल में बदलता है, और अंडाशय के भीतर होता है, भीतर देखो यहाँ जो नज़र आ रहा है यह है बीजांड, और बीजांड जो है यह बीज में बदलता है। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला, तुम लोग ध्यान दो, अगला तुम लोग ध्यान दो, बताओ तुम लोग। तो यहाँ तुम लोग समझ गया ना, ये जो नज़र आ रहा है ये हरा लाल वाला ये हो गया क्या, दलपुंज हो गया। ये जो नज़र आ रहा है ये क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ बहुत सारा है, तो बहुत सारा है तो इसको बोलेंगे पुरुष वाला नर भाग है, तो इसको बोलेंगे क्या, हम इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे पुमंग। अभी बताए थे ना, अभी तुम लोग को बताया था जस्ट, अभी तुम लोग को बताया था कि नर वाला भाग को बोलते हैं हम क्या, पुमंग बोलते हैं, और मादा वाला भाग को क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। तो वही हम बता रहे हैं अभी। यहाँ देखो नर वाला भाग जो बहुत सारा है ना, ये हो गया पुमंग। क्या हो गया, पुमंग। लेकिन इसमें एगो को हम उठा लेंगे तो उसी को बोलेंगे स्त्री केसर, सॉरी पुंकेसर। क्या बोलेंगे, पुंकेसर। देखो समझो तुम लोग, बहुत सारा है, बहुत सारा यहाँ पर क्या है, पुरुष वाला भाग है, यानी बहुत सारा पुरुष वाला भाग को बोलते हैं पुंकेसर। तो यहाँ बहुत सारा पुंकेसर है, तो बहुत सारा पुंकेसर को एक साथ बोलते हैं क्या, पुमंग। ठीक है ना। ये हो गया मेरा पुमंग, लेकिन एक ठो उठा लेंगे, एक ठो यहाँ पे तोड़ के अलग कर लेंगे तो उसको बोलेंगे पुंकेसर। और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो बहुत सारा तुम्हारा क्या नज़र आ रहा है, बहुत सारा स्त्री वाला भाग नज़र आ रहा है, तो इसको बोलेंगे जायांग। और लेकिन इसको एगो हम तोड़ के निकाल लेंगे तो इसी को बोलेंगे स्त्री केसर। क्या बोलेंगे, स्त्री केसर। यानी मादा जननांग को हम पुमंग बोलते हैं, पुमंग में एगो पुमंग को हम बोलते हैं स्त्री केसर, और नर वाला जननांग को हम बोलते हैं, सॉरी मादा वाला जननांग को बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं, मादा वाला जननांग होता है उसको जायांग बोलते हैं, और एगो जायांग को बोलते हैं स्त्री केसर। और उसी प्रकार फूल का नर वाला भाग को बोलते हैं पुमंग बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया पुमंग, और एक ठो निकालेंगे तो उसको बोलेंगे पुंकेसर। वही जो है ये दलपुंज है। ठीक है, अगला देखते हैं, समझ आ गया यहाँ पर। यहाँ देख लो ये क्या हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा बाह्य दलपुंज। ये हो गया पुष्प का आसन हो गया, और ये जो है ये क्या है, दलपुंज है। ये जो साइडवा में नजर आ रहा है ये क्या है, तो ये क्या है, ये मादा अति पुरुष जननांग है, यानी जायांग है। एक ठो ले लेंगे तो उसी को बोलेंगे पुंकेसर। ये जो ऊपर में नजर आ रहा है और लंबा सा ऐसा है, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं मादा अति फूल का मादा वाला भाग यानी जायांग है, और इसी को एक ठो ले लेंगे तो इसको बोलेंगे स्त्री केसर। कोई दिक्कत यहाँ तक तुम लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब समझते हैं कि फूल में जो होता है जनन कैसे होता है। तो फूल में जो जनन होता है वो परागन विधि द्वारा होता है। परागन किसे कहते हैं समझते हैं, परागन किसे कहते हैं, तो तुम लोग ध्यान दो। अभी हम तुम्हें बताए थे फूल का जो ये पुरुष वाला जो भाग है, इसका 2 भाग होता है। एक जो ऊपरा वाला भाग है उसको बोलते हैं परागकोश, और जो लंबा सा भाग है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं इसको, पुष्प तंतु। क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। यानी देखो यहाँ समझो, ये जो फूल का जो पुरुष वाला भाग है, पुरुष वाला यानी यहाँ ध्यान दो, ये पुष्प का जो एगो ले लिए, पुष्प का जो ये वाला भाग है, पुरुष वाला भाग है, नर वाला भाग है, उसका एगो हम ले लिए। तो इसका जो ऊपरम जो मुँह है इसको बोलते हैं परागकोश, और जो लंबा सा भाग है इसको बोलते हैं फिलामेंट या तंतु या पुतंतु। क्या बोलते हैं, पुतंतु। ठीक है ना। और ये परागकोश को में पाया जाता है परागकण। आप लोग देखते हैं फूल को छूते हैं, छूने पर जब इस प्रकार तुम लोग फूल पर जब हाथ चलाइएगा तो आप लोग देखेंगे कि आपका हाथ में यह दाना दाना ऐसा लग गया है। जो सरसों में आपको पीला वाला दाना लग जाएगा, उसी प्रकार अड़हुल को छुइएगा तो लाल रहेगा, तो लाल वाला दाना लग जाएगा।
तो जो दाना दाना पाया जाता है, परागकोश में जो दाना दाना पाया जाता है उसको बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण। और यही परागकण जब पहुंच जाएगा नर फूल के मादा वाला भाग, यानी यहाँ पर वर्तिकाग्र में बताए थे कि जो यहाँ पर होता है, जो अंडासन होता है उसको बोलते हैं अंडाशय बोलते हैं। और ये जो बीच वाला जो भाग है, जो पुष्प के मादा के जो लंबा सा जो है ना, तो बीच वाला जो भाग है उसको बोलते हैं क्या? तो उसको बोलते हैं वर्तिका। और जो ऊपरा में मुहा है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये बता चुके हैं। तो यही हम बोल रहे हैं कि पुष्प के परागकोश से परागकण का निकल कर पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचना परागन कहलाता है। क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। ठीक है ना। और परागन दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागन, एक होता है परपरागन। तो तुम लोग पूछेगा परागन किसे कहते हैं, तो बोलेंगे पुष्प के नर वाला भाग के देखो यहाँ पर सिंपल उतना मत बोलना है पुष्प के परागकोश से परागकण का निकल कर ठीक है ना, वर्तिकाग्र तक पहुँचना परागन कहलाता है। वर्तिकाग्र तक पहुँचना क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। परागन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागन, एक होता है परपरागन। आप समझते हैं स्वपरागन किसे कहते हैं, परपरागन किसे कहते हैं? चलो यहाँ ध्यान देते हैं। हम बताए थे क्या? परागन बताए थे कि पुष्प के पुरुष वाला भाग को बोलते हैं हम क्या? पुमंग। और उसके परागकोश में पाया जाता है परागकण। तो पुष्प के परागकोश से परागकण का निकल कर पुष्प के मादा वाला भाग के वर्तिकाग्र में पहुंचना ही परागन कहलाता है। परागन किसके माध्यम से होगा? तो परागन कीट के माध्यम से होगा। मान लो यहाँ पर आया कीट, बैठ गया इस पर, इसका पैर में लग गया क्या? वही लग गया जो दाना दाना संरचना है इसमें, जो फूल में जो दाना दाना होता है इसको छूने पर हाथ में लग जाता है, यानी परागकण लग गया इसका पैर में। अब यही आके ये कीड़ा क्या किया, इस पौधा के बैठ गया किस पर? तो इसका बैठ गया यहाँ पर, बैठ गया वर्तिकाग्र पर। जैसे वर्तिकाग्र पर बैठा तो यही दाना क्या चल जाएगा? इसमें चल जाएगा, तो इसे बोलेंगे परागकण। यानी परागकण जो है ये होगा कीट फटिंगा के मदद से हो जाएगा, या मान लो हवा चला तो इसका जो परागकण है ये उड़िया के पहुँच गया इसमें, या उड़िया के पहुँच गया दूसरा पौधा के इसमें पहुँच गया, तो क्या हो जाएगा परागकण पहुँच गया कहाँ पर? वर्तिकाग्र पहुँच गया, तो हो जाएगा परागन। क्या हो जाएगा? परागन। यानी परागन होने के लिए कीट फटिंगा होना जरूरी है, या हवा का चलना जरूरी है, या जल के माध्यम से भी परागन होता है। तो परागन होने का 3 माध्यम है, एक हवा है, या कीट फटिंगा है, या क्या है? तो या जल है, या हम लोग हाथ से कभी देखते हैं ना फूल को ऐसे छूले चल जाते हैं, तो हम लोग के हाथ से भी क्या होता है, कभी कभी इसमें परागन पहुँच जाएगा, फूल के मादा वाला भाग में परागन पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा परागकण पहुँच जाएगा, तो उसको बोलेंगे परागन। क्या बोलेंगे? यानी परागन जो है कीट फटिंगा के माध्यम से भी हो जाएगा, जल के माध्यम से भी हो जाएगा, हवा के माध्यम से भी हो जाएगा। ठीक है ना। अब समझते हैं कि परागकण एक होता है 2 प्रकार का, एक होता है स्वपरागन, एक होता है परपरागन। इस पिक्चर को तुम लोग ध्यान से देखो। स्वपरागन मतलब क्या हुआ? जब एक ही पौधा के पुष्प के बीच जब परागकण का आदान प्रदान होगा तो उसको बोलेंगे स्वपरागन। लेकिन जब एक से अधिक पौधा के बीच क्या होगा? परागकण का आदान प्रदान होगा, तो उसको बोलेंगे परपरागन। जैसे यहाँ पर तुम लोग समझो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो तुम लोग इस पिक्चर में ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर क्या है? एक फूल है ना, और यहाँ से देखो ये जो एक कीड़वा था, ये जो कीट था, यही फूल से उड़ा और यही फूल पर आके देखो बैठ गया, तो एक ही फूल के बीच हुआ, तो इसको बोलेंगे स्वपरागन। क्या बोलेंगे? स्वपरागन। अब यहाँ से देखते हैं यहाँ पर कौन परागन हुआ, तो देखो ये कीड़वा जो है इस फूल से उड़ा और इस फूल पर आके बैठ गया, तो ये दोनों फूल जो है एक ही पौधा का है, यही पौधा का है ना, तो एक ही पौधा के बीच हो रहा है, तब भी क्या है? स्वपरागन है। यानी एक ही पौधा के फूल के बीच जब परागन होगा तो उसको बोलेंगे स्वपरागन। ठीक है ना। लेकिन जब एक पौधा के फूल से दूसरे पौधा के फूल में जब परागन होगा तो उसको बोलेंगे परपरागन। जैसे यहाँ देखो ये जो फूल है ये किसका है? ये पौधा का फूल है, और यहाँ पर जो फूल है, ठीक है ना, ये जो फूल है ये दूसरा पौधा का फूल है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ से ये फतिंगा क्या किया, ये कीट क्या किया, ये कीट जो है यहाँ से उड़ा और ये फूल पर चल गया, तो ये फूल जो था ये दूसरा पौधा का फूल है, और ये जो फूल है ये दूसरा पौधा का फूल है। तो यहाँ एक पौधा से दूसरे पौधा में परागन हो रहा है। ठीक है ना। एक पौधा से दूसरे पौधा में परागन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे परपरागन। समझ आ गया ना। यानी जब एक ही पौधा के फूल के बीच में जब परागन होगा तो उसको बोलेंगे स्वपरागन, और जब एक पौधा के फूल से दूसरे पौधा के फूल में जब परागन होगा तो उसको बोलेंगे परपरागन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम पढ़ लिए कि पुष्प में जो है लैंगिक जनन कैसे होता है, पढ़ लिए। पुष्प के जो मादा वाला भाग होता है, मादा जननांग होता है, उसको बोलते हैं जायांग, और जो पुरुष वाला भाग होता है उसको बोलते हैं पुमंग। और मादा वाला जायांग के एक भाग को बोलते हैं स्त्रीकेसर, और फूल वाला पुमंग का एक भाग को बोलते हैं पुंकेसर। ये सब पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं कि हम लोग में यानी मनुष्य में जनन कैसे होता है।
तो मनुष्य में जो जनन होता है वो होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन होता है, यानी वहाँ लिंग की आवश्यकता पड़ता है, यानी नर भाग और मादा भाग का आवश्यकता पड़ता है। लेकिन लैंगिक जनन को भी हम दो भाग में बांटते हैं। लैंगिक जनन को कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में। एक होता है एक लिंगी। क्या होता है? एक लिंगी। और एक होता है द्विलिंगी। क्या होता है? द्विलिंगी। समझो एक लिंगी किससे कहेंगे? तो बताओ हम लोग क्या है, एक लिंगी है कि द्विलिंगी है? तो सिंपल बात है, हम लोग एक लिंगी है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जैसे लड़का है तो लड़का में सिर्फ पाया जाता नर व जननांग, ठीक है। अगर लड़की है तो उसे पाया जाता है सिर्फ मादा जननांग। तो एक ही लिंग में पाया जा रहा है। इन लड़का में ऐसा नहीं है कि तुम लड़का हो तुम राम जो है नर वाला भी भाग तुम्ही में है और मादा वाला भाग तुम्ही में, यानी महिला वाला पुरुष वाला दोनों तुम्हारा अंग है, वैसा तो नहीं है ना। एक ही अंग हम लोग का है, ठीक है ना। यानी जिसमें सिर्फ एक अंग होता है, यानी नर वाला भाग हो तो उसको बोलेंगे एक लिंगी, या सिर्फ मादा वाला भाग हो तो उसको बोलेंगे एक लिंगी। लेकिन वैसा को होता है जिसमें नर और मादा दोनों वाला भाग एक ही साथ होता है, उसको बोलते हैं द्विलिंगी। क्या बोलते हैं? द्विलिंगी। जैसे तुम लोग देखता है केचुआ। केचुआ समझता है ना, जो जो होता है चेरवा जो होता है, जब मिट्टी से निकलता है रे केचुआ, तो उसमें क्या होता है, उसके आगे वाला भाग में होता है पुरुष वाला भाग और पीछे वाला भाग में होता है नर वाला भाग। तो उसमें एक ही शरीर में दोनों लिंग उपस्थित है, यानी केचुआ क्या हो गया? तो केचुआ हो गया द्विलिंगी। क्या हो गया? केचुआ केचुआ हो गया है द्विलिंगी। उसी प्रकार तुम लोग देखा होगा यहाँ पर उलहुल का फूल, अभी हम फूल दिखाए थे तो फूल में क्या था? एक जो लंबा वाला भाग था वो क्या था? मादा वाला भाग था। फूल का मादा वाला भाग था। इधर शरीर शरीर जो निकलल था वो क्या था? फूल का था पुरुष वाला भाग, यानी नर वाला भाग था। दोनों एक के फूल में था। तो ये भी क्या हो गया? द्विलिंगी हो गया। क्या हो गया? द्विलिंगी। यानी उलहुल का फूल क्या है? द्विलिंगी है। सरसों का फूल क्या है? द्विलिंगी है। लेकिन पूछता है क्वेश्चन कि बताओ कि एक लिंगी फूल कौन है? तो पपीता का जो फूल होता है ना वो एक लिंगी होता है। यानी पपीता का जो फूल होता है उसके पपीता के एगो फूल में एक ही को लिंग पाया जाता है। यानी पपीता में दो तरह का फूल होता है, एक फूल मान लो इधर, एक फूल इधर है। तो ये जो फूल है इसमें मादा वाला भाग होगा या सिर्फ नर वाला भाग होगा? एक ही भाग होगा। और यहाँ पर ये फूल है तो इसमें भी मादा वाला भाग हो या नर वाला भाग होगा। इसलिए तो तुम लोग कभी पपीता देखता है, कभी पपीता में क्या होता है? खाली फूले रह के फूले खाली हो जाता है, पपीता होबे नहीं करता है। सिंपल उसका एक ही हुआ कि मान लो पपीता में सिर्फ एक ही भाग, खाली मादे भाग भर जाएगा, ठीक है, मादे वाला फूल भर जाएगा और नर वाला फूल होबे नहीं करेगा। तो बताओ यहाँ पर जनन कैसे होगा? परागन हो ना पाएगा। तो जब फूला क्या खाली फूले रहेगा, पपीता बनबे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं पपीता फुलर गया बोलते हैं, ठीक है ना। और जब फूल में मान लो कि फूल में दोनों थी पपीता हम लगाए तो पपीता में जो है, पपीता में एक फूल यहाँ हुआ एक फूल यहाँ हुआ, तो एक फूल में मान लो मादा वाला भाग है, एक फूल में मान लो नर वाला भाग है। तो इस यहाँ पर आराम से क्या होगा? परागन का घटना होगा और यहाँ पर फल में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो पपीता जो होता है एक लिंगी होता है। पपीता क्या होता है? एक लिंगी होता है। तरबूज भी क्या होता है? एक लिंगी होता है, ठीक है ना। इतना तक तुम लोग समझ गया हो। अब पढ़ते हैं मनुष्य में जनन कैसे होता है। अब पढ़ते हैं मनुष्य में जनन कैसे होता है। देखो मनुष्य में जो जनन होता है ना, एक देखो ये पुरुष है, यानी हम लोग भी क्या है? एक लिंगी है। सिंपल बात है, क्योंकि हम लोग के शरीर में एक लिंग पाया जाता है, ठीक है ना। दोनों लिंग नहीं पाया जाता है। पुरुष वाला है तो उसमें पुरुष लिंग पाया जाएगा और मादा वाला भाग है तो उसमें मादा वाला भाग पाया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो पुरुष वाला भाग ये हो गया, ठीक है ना। और मादा वाला जो जननांग है, पुरुष का जो जननांग है ये है और मादा का जो जननांग है ये है। तो पहले हम पढ़ेंगे पुरुष वाला भाग, उसके बाद पढ़ेंगे मादा वाला भाग, ठीक है ना। पुरुष वाला जो भाग है, ठीक है ना, जो मेन भाग है उसको यहाँ पर वो होता है हाइड्रोसिल, और हाइड्रोसिल को हम बोलते हैं वृषण, ठीक है ना। तो याद रखना, पूछेगा तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि पुरुष का जो जो पुरुष यानी नर, तो नर का जो मुख्य जननांग है वो क्या है? तो वृषण है, यानी हाइड्रोसिल्वा है, उसी को बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण है, ठीक है ना। वृषण जो है वो मेन होता है, समझा गया ना। तो पुरुष का जो मेन जननांग है वो क्या है? वृषण है, ये वाला नहीं है, ठीक है ना। और महिला का जो मेन जननांग है कि एक महिला है वो क्या है? उसका है अंडाशय। क्या है? अंडाशय है। समझो यहाँ पर तुम लोग पिक्चर से देखो, यहाँ पर यहाँ ये पिक्चर देखो, समझाने के लिए लिए हैं। कमेंट आउट फालतू नहीं करना, तुम लोग को समझ आ जाए यही हम चाहते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर देखो पुरुष का जो मेन भाग है ये क्या है? पुरुष जननांग है। पुरुष क्या है? जननांग है। लेकिन पुरुष के जननांग में मेन क्या है? मेन क्या ये वाला है कि नहीं? ये मेन नहीं है। इसका सिर्फ एक ही काम है, पेशाब को शरीर से बाहर निकालना। और जो हम लोग का जो यहाँ पर वृषण यानी हाइड्रोसिल्वा में जो शुक्राणु बना है उसको बाहर निकाल के महिला के शरीर में डालना, बस इसका इतने काम है। यानी सिर्फ पाइप का काम कर रहा है। जैसे मान लो आपके घर में मोटर है, तो मोटर होता है ना, तो मोटरवा जो है वो मेन होता है, पाइपा तो सिर्फ पनिया ले जाने का काम करता है, पाइपा थोड़ी मेन हो गया। उसी प्रकार ये सिर्फ पाइप का काम है। ये क्या है? ये जो है इसको बोलते हैं हम सीसन। क्या बोलते हैं? सीसन, ठीक है ना। या इसी को बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं पेनिस, ठीक है ना। जो ये मांस का बना होता है इसको क्या बोलते हैं, पेनिस। इसको पेनिस बोलेंगे या बोलेंगे सीसन, क्या बोलेंगे, सीसन, ठीक है। तो इसका भाग सिर्फ पाइप का काम है, यानी ये पेशाब को बाहर निकालता है, और शुक्राणु जो मादा जो शरीर नर भाग के शरीर में जो शुक्राणु बनता है उसको मादा के शरीर में डालने का काम सिर्फ ये करता है, ठीक है ना। तो मेन भाग कौन हुआ, तो मेन भाग ये हाइड्रोसील है, जिसको बोलते हैं ब्रिस्न, क्या बोलते हैं, ब्रिस्न। ये नहीं रहेगा तो तुम लोग हो जाएगा, जैसे मान लो, जैसे देखता है तुम लोग घर में होता है क्या, खस्सी होता है, तो खस्सी में क्या करता है, देखता है यही वाला दाब के ख़त्म कर देता है उसका, यानी ये ब्रिस्न दाब के ख़त्म कर देता है। जब ये दाब ये तुम्हारा ख़त्म कर देगा, ये मान लो काट के निकाल देगा, खसा देखता है दाब के ख़त्म कर देता है, तो यही उसका हो जाता है ख़त्म। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो जो है चक्कर ज़्यादा चटर पटर नहीं करेगा, यानी ज़्यादा लड़की उड़की पीछे, यानी वो ज़्यादा बकरी के पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि मेन उसका अंग यही था, यानी यही क्या करता है, लड़की की ओर या लड़की का लड़का की ओर, लड़का का लड़की की ओर आकर्षित करवाता है यही, और यही मेन जननांग है, इसका कोई मुख्य भूमिका नहीं है, ठीक है ना। तो पूछेगा बताओ कि मेन भाग क्या हुआ, तो ब्रिस्न हुआ, क्या हुआ, ब्रिस्न हुआ, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अगर क्या करे, अगर लड़का में इसको काट के निकालेगा तो क्या होगा, तो लड़का भी जो है लड़की की ओर आकर्षित नहीं होगा, लड़की की ओर आकर्षित नहीं हो जाएगा, यानी बन जाएगा क्या, छक्का, ठीक है ना, यानी हिजरा बन जाएगा। ये काट के निकाल देगा तो क्या बन जाएगा, हिजरा, यानी ब्रिस्न। अब यहाँ पर ध्यान दो, लड़का में क्या होता है, लड़का में जो ये ब्रिस्न है, ठीक है ना, यहाँ इसमें बनता है शुक्राणु, क्या बनता है, तो पूछेगा शुक्राणु कहाँ बनता है, तो ब्रिस्न में बनता है, कहाँ बनता है, ब्रिस्न में बनता है, तो शुक्राणु बनता है ब्रिस्न में, ठीक है ना। और शुक्राणु के निकलने के लिए जो पैपा नजर आ रहा है, देखो एक पाइप इधर एक पाइप इधर है ना, जो शुक्राणु के निकलने के लिए जो पैपा नजर आ रहा है उसको बोलते हैं शुक्रवाहिका, यानी शुक्र को ले जाने वाला वाहन, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका, क्या बोलते हैं इसको, शुक्रवाहिका, ये दूगो होता है, ठीक है ना। और शुक्रवाहिका देखो यहाँ जाकर एक जुड़ा हुआ है, एक संरचना इससे जुड़ा हुआ है, देखो तुम लोग यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ आके देखो ये जिससे जुड़ा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं शुक्राशय, यानी शुक्राणु जहाँ आके जमा होता है उसको बोलते हैं शुक्राशय, ठीक है ना। और बोलेगा तो तुम लोग बोलेगा ये वाला क्या है, तो ये है मूत्राशय, यानी जहाँ मूत्र जमा होता है उसको बोलते हैं मूत्राशय। अब हम लोग को देखो ध्यान दो, हम लोग का जो पुरुष वाला भाग होता है, जो नर वाला भाग होता है, उसमें पेशाब के निकलने का और शुक्राणु का निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, यही होता है। लड़की में इस तरह ना होता है, यानी मादा वाला भाग जो है उसमें इस तरह ना होता है, उसमें जो है अंडाणु निकलने का अलग भाग होता है, क्योंकि उसमें तो लड़की में तो शुक्राणु नहीं बनता, उसमें बनता है अंडाणु, तो उसमें अंडाणु निकलने का अलग भाग होता है, पेशाब का अलग रास्ता होता है। लेकिन हम लोग के शरीर में पेशाब निकलने का भी यही रास्ता है और शुक्राणु निकलने का भी यही रास्ता है, ठीक है ना। कौन है, तो ये इसको बोलते हैं पेनिस, क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ब्रिस्न जो है, जो मेन जो मेरा भाग है वो है ब्रिस्न, क्या है, ब्रिस्न। तो ब्रिस्न में क्या होता है, ब्रिस्न में शुक्राणु बनने के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना, बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, यानी लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर चाहिए, 30-25 के टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना। अब हमको हो गया दिक्कत, क्या कि हम लोग का शरीर का जो तापमान होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस से हमेशा लगभग होता है, यानी इससे हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है ना, यानी 36 डिग्री सेल्सियस से हम लोग का ज़्यादा होता है। और हम लोग का जो शुक्राणु बनेगा उसको बनने के लिए ये चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान चाहिए। तो भगवान सोचा अब इसका कैसे बनाए इसको, तो भगवान दिमाग लगाया, भगवान हमको क्या किया, ये जो ये ब्रिस्न जो है ये शरीर के बाहर लटका दिया है। देखो जो ब्रिस्न है हम लोग का शरीर के अंदर नहीं है, ये शरीर के बाहर थैला में लटका हुआ है, और शरीर के जो बाहर जो तापमान होता है ज़्यादा नहीं होता है, वो लगभग 30 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हम लोग का शरीर का जो तापमान है वो ज़्यादा होता है, 30 से ज़्यादा होता है, 36 से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो भगवान दिमाग लगाया कि इसको बाहर लटका दो, बाहर में रहेगा तो बाहर का तापमान कम है, और बाहर का तापमान कम रहेगा तो यहाँ शुक्राणु बनेगा। अगर मान लो ये है तुम्हारा अंदर रह जाता तो यहाँ पर शुक्राणु बनता और मर जाता, शुक्राणु बनता और मर जाता, तो वो जो शुक्राणु बच्चा जन्म में काम नहीं आ पाता, ठीक है ना। तो ये दिमाग लगा दिया भगवान, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल तुम लोग क्वेश्चन आएगा, बताओ कि ये जो सीसन है ये किस जनन का भाग है, तो पुरुष जनन का भाग है। पूछेगा जो ब्रिस्न होता है यानी हाइड्रोसिल जो होता है किस जनन का भाग है, तो ये पुरुष जनन का भाग है, ठीक है, नर जनन का भाग है। पूछेगा ये शुक्राणु के ले जाने वाला जो वाहक है यानी ये शुक्रवाहिका जो है ये किस जनन का भाग है, तो नर जनन का भाग है। पूछेगा ये शुक्राशय जो है ये किस जनन का भाग है, तो नर जनन का भाग है। यहाँ समझा गया ना। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, ये जो ब्रिस्न है ना, ब्रिस्न के ऊपर देखो यहाँ एक मोटा चमड़ी जमा हुआ है दोनों ब्रिस्न पर, है ना, दोनों ब्रिस्न पर ना है, दोनों ब्रिस्न पर एक मोटा चमड़ी जमा है, तो इसको बोलते हैं अधिब्रिस्न। क्या बोलते हैं, अधिब्रिस्न। तो पूछेगा अधिब्रिस्न किस में पाया जाता है, तो नर वाला भाग में पाया जाता है। या पूछेगा अधिब्रिस्न जो है किस जननांग का भाग है, तो नर जननांग के भाग है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो एगो किसी में एगो रहता है तो उससे भी कोई दिक्कत ना है, खाली शुक्राणु अधिक मात्रा में बनना चाहिए। हम लोग के एक नॉर्मल बच्चा जन्म देने के लिए कम से कम 7 ml शुक्राणु बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 7 ml। 7 ml यानी एक ठिप्पी होता है, जो ठिपिया में नहीं पीते हो आप लोग,
दवाई पीते हैं उतना मान लो 7 ml हुआ, और 7 ml में होता है लगभग 20 लाख शुक्राणु होता है, 20 लाख शुक्राणु होता है। और उसमें 20 लाख शुक्राणु कोई काम ना है, एक ही शुक्राणु, शुक्राणु का आकार इस प्रकार होता है, इस प्रकार इस तरह पुच्छी रहेगा और यहाँ पर मुंह पर इस तरह होगा, ये होगा शुक्राणु का आकार, ठीक है ना। तो 20 लाख शुक्राणु होता है, लेकिन बच्चा जन्म के लिए सिर्फ एक ही शुक्राणु काम आता है। जो शुक्राणु सबसे पहले जाके अंडाणु से मिल जाएगा वो बच्चा को जन्म दे देगा, बाकी बात जितना भी शुक्राणु है वो रास्ता में ही मर जाएगा। कैसे मरेगा अभी बताएंगे, ठीक है ना। तो 20 लाख शुक्राणु पाया जाता है। अब हम लोग का तो शुक्राणु किससे निकलता है, तो नर वाला भाग से निकलता है। नर वाला भाग से किससे निकलता है, तो वृषण से निकलता है, ठीक है ना। और महिला से जो निकलता है वो अंडाशय से निकलता है, अंडाणु। अब क्वेश्चन आता है कि बताओ कि शुक्राणु बड़ा होता है कि अंडाणु बड़ा होता है। सिंपल बात है, अंडाणु कम बनता है, अंडाणु होता है बड़ा, ठीक है। क्या होता है, अंडाणु होता है बड़ा, और शुक्राणु 20 लाख है तो शुक्राणु बहुत छोटा छोटा होता है। तो पूछा कौन छोटा होता है, तो शुक्राणु छोटा होता है, अंडाणु बड़ा होता है, शुक्राणु छोटा होता है, अंडाणु बड़ा होता है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं यहाँ पर, ये हो गया, यहाँ ध्यान दो, ये हो गया मादा वाला भाग में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, मादा वाला भाग में, ठीक है ना। तो मादा वाला जो मुख्य भाग है वो इन्हें समझ लेना कि ये योनि है, योनि मुख्य भाग नहीं है, ठीक है ना। इसमें योनि का सिर्फ एक ही काम है जो अभी बताए थे हम, इसको क्या बोले थे, इसको बोले थे हम, इसको हम बोले थे पेनिस। क्या बोले थे, पेनिस, या इसी को बोलते हैं सीसन। क्या बोलते हैं, पेनिस या सीसन। तो योनि का सिर्फ एक ही काम है कि जो सीसन के रास्ते से, इस सीसन के रास्ते से जो पुरुष से जो शुक्राणु निकल रहा है उसको अंदर पहुंचाना। यानी योनि का सिर्फ एक ही काम है, इस पेनिस को अंदर ले जाना, जिससे इस पेनिस से आने वाले शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर जा सके, ठीक है ना। यानी अब यहाँ देखो, यह है मादा जन्ना, ठीक है ना। तो योनि का सिर्फ एक ही काम है, योनि के अंदर कौन जाता है, तो पेनिस जाता है। और पेनिस का भी कोई काम ना है, खाली सिर्फ अंदर जाएगा, और अंदर जाकर पेनिस से आने वाला शुक्राणु जो है वो योनि में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचेगा, योनि में। ये क्या है, योनि है, मादा के जो जन्ना है वो क्या है, योनि। इसमें क्या जाएगा, इसमें पेनिस जाएगा अंदर। जब पेनिस अंदर जाएगा तो पेनिस के रास्ते से आ रहा है कौन, शुक्राणु आ रहा है। शुक्राणु कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँच जाएगा, किसमें, तो गिरवा में पहुँचेगा। और जैसे शुक्राणु गिरवा में पहुँचेगा, तो अभी बताया था शुक्राणु का कार्य इस प्रकार होता है, इस प्रकार शुक्राणु का आकार होता है। शुक्राणु जैसे पहुँचेगा यहाँ पर, शुक्राणु दौड़ना लगेगा। दौड़ने क्यों लगेगा, शुक्राणु इसलिए दौड़ेगा क्योंकि उसको चाहिए अंडाणु, और वो अंडाणु से जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो दौड़ते रहेगा। तो हम बताए थे 7 ml शुक्राणु निकलेगा तभी बच्चा को जन्म दे सकता है, जब इसमें लगभग 20 लाख शुक्राणु होता है, ठीक है ना। तो ये शुक्राणु दौड़ना स्टार्ट करेगा, और कितना शुक्राणु जो है यहीं पर गर्भाशय में ही मर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अम्लता होता है। तो अम्लता में यानी इनमें कितना शुक्राणु जो अम्लता के कारण यहीं पर मर जाएगा, ठीक है ना। कितना शुक्राणु जो है आगे जाकर टकराएगा, टकरा के यहीं मर जाएगा। कितना शुक्राणु जो है इधर जाएगा, कितना शुक्राणु इधर जाएगा। तो अभी समझाते हैं, यहाँ ध्यान दो। जो देखो तुम अब बात आता है कि जो स्त्री वाला जो भाग है उसमें मेन होता है अंडाणु। जैसे हम लोग का मेन है शुक्राणु, स्त्री वाला भाग में मेन होता है अंडाणु। तो यहाँ देखो स्त्री में पाया जाता है यहाँ पे अंडाशय। तो स्त्री में कितना अंडाशय पाया जाता है, 2 अंडाशय पाया जाता है, और यही अंडाशय में बनता है अंडाणु। और जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा तो क्या बन जाएगा, जब शुक्राणु अंडाणु मिलेगा तो हो जाएगा अंडा का निषेचन और बनेगा बच्चा, जिसको बोलते हैं भ्रूण। और वही भ्रूण बाहर निकलेगा तो उसको बोलेंगे बेबी यानी बच्चा। तो पूछेगा, सिंपल बात पूछेगा कि अंडाणु किससे बनता है, तो मादा वाला भाग में बनता है। अंडाणु कहाँ बनता है, तो अंडाशय में बनता है। कहाँ बनता है, अंडाशय में अंडाणु बनता है। जैसे हम लोग का वृषण में क्या बन रहा था, शुक्राणु बन रहा था, उसी प्रकार मादा के शरीर में यानी महिला के शरीर में अंडाणु बनता है अंडाशय में। और यही अंडाणु क्या करेगा, फिर यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ देखो निकलने के लिए एक नली है, नली है ना, ये क्या है, एक नली है। इस नली को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस नली को क्या बोलते हैं, अंडाणु के निकलने वाले नली को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। क्या बोल रहे हैं हम, फेलोपियन ट्यूब, याद रखना। क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अंडा निकलेगा कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में। और अंडा जो है फेलोपियन ट्यूब में ही रह जाएगा। ये अंडा जो है ज़्यादा चल नहीं पाता, यानी अंडा होता है अस्थायी। क्या होता है, अस्थायी। लेकिन हम लोग का जो शरीर में जो वृषण में बन रहा था, शुक्राणु जो बन रहा था, वो क्या होता है, वो चलामान होता है, यानी स्थित ना होता, वो दौड़ता है। तो शुक्राणु जैसे बेचारा दौड़ रहा है, इधर से यहाँ पहुँचा। पहले सीसन इसके अंदर गया, योनि के अंदर गया, तो सीसन से जो था वो शुक्राणु यहाँ पर निकल गया। शुक्राणु यहाँ निकले, शुक्राणु अब दौड़ना शुरू किया। शुक्राणु दौड़ना शुरू जब किया तो मान लो जो यहाँ पर जा टकराया वहीं मर गया, तो इतना यहीं मर गया। सब दौड़ रहा है। शुक्राणु दौड़ते दौड़ते कहाँ, यहाँ मान लो यहाँ पर है अंडाणु। यहाँ अंडाशय से जो अंडाणु निकला यहाँ पर खड़ा है, इंतजार कर रहा है, शुक्राणु आएगा तो उससे मिलेंगे। तो यहाँ पर अंडाणु इंतजार कर रहा है। तो जो शुक्राणु दौड़ के सबसे पहले अंडाणु से मिलेगा
वो क्या हो जाएगा, वो अंडा को निषेचित कर देगा और बाकी बात सब शुक्राणु जितना है सब अपने आप मर जाएगा। यह सोचना कि सब शुक्राणु जाके अलग अलग अंडा से मिल जाएगा तो बहुत सारा के बार बच्चा हो जाएगा। इस प्रकार बकरी में होता है, बकरी उकरी जो होता है उसमें क्या होता है, एक साथ मतलब 2-3 बच्चा का जन्म कैसे देता है, क्योंकि उसका एक साथ एक से अधिक अंडाणु जो शुक्राणु जो है एक से अधिक अंडाणु से जाके मिल जाता है तो एक से अधिक बच्चा का जन्म होता है। लेकिन मानव में क्या होता है, मानव में एक शुक्राणु सबसे पहले जाके जिस अंडाणु से मिलेगा वही निषेचित होगा, बाकी बात जितना भी शुक्राणु है सब मर जाएगा। कभी कभी गलती से जो है एक से अधिक शुक्राणु एक से अधिक अंडाणु से एक ही साथ मिल जाता है तो कभी उस समय जुड़वा बच्चा होता है। जुड़वा बच्चा कैसे होता है वो बताएंगे अभी, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो तुम्हें पहला क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि योनि किस जनांग के भाग है, तो नर जनांग के भाग है। पूछेगा गिरवा किस जनांग के भाग है, तो नर जनांग के भाग है। पूछेगा फेलोपियन ट्यूब जो है ये किस जनांग के भाग है, तो फेलोपियन ट्यूब भी जो है, सॉरी नर बोल रहे हैं क्या, नहीं मादा बोलना है, नर बोल दिए। ओह। पूछेगा योनि किस जनांग के भाग है, तो बोलना है मादा जनांग के भाग है। बोलेगा गिरवा किस जनांग के भाग है, तो बोलना है मादा जनांग के भाग है। बोलेगा ये जो फेलोपियन ट्यूब है किस जनांग का भाग है, तो मादा जनांग के भाग है। बोलेगा ये जो गर्भाशय होता है जहाँ पर बच्चा का विकास होता है गर्भाशय है, गर्भाशय किस जनांग का भाग है, तो ये मादा जनांग के भाग है, ठीक है ना। ये अंडाशय किस जनांग के भाग है, तो मादा जनांग के भाग है। अंडाणु किससे निकलता है, तो अंडाशय से निकलता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उस प्रकार तुम लोग को पूछेगा यहाँ पर, यहाँ बता दिए हम, क्या बताएं। पूछेगा सीसन किस सीसन या इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं पेनिस, क्या बोलते हैं पेनिस। तो पेनिस किसका भाग है, तो पुरुष जनांग के भाग है, नर जनांग के भाग है। ये वृष नजर आ रहा है किस जनांग के भाग है, तो नर जनांग के भाग है। इसके ऊपर जो चमड़ी मोटा नजर आ रहा है ये इसको बोलते हैं अधिवृष। तो अधिवृष किसका भाग है, तो ये नर जनांग के भाग है। उसी प्रकार ये जो नलिया नजर आ रहा है इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका किसका भाग है, तो ये नर जनांग के भाग है। उसी प्रकार यहाँ पर शुक्रवाहिका जहाँ जमा होता है उसको बोलते हैं शुक्राशय। शुक्राशय किसका भाग है, तो नर जनांग के भाग है, कोई दिक्कत नहीं। और शुक्राणु कहाँ बनता है, तो वृष में बनता है शुक्राणु, कोई दिक्कत यहाँ तक तो तुम लोग को कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या है योनि। योनि का सिर्फ अभी बताए थे एक ही काम है कि पेनिस इसके अंदर जाएगा, पेनिस इसके अंदर जाएगा और पेनिस के रास्ता से जो आया है शुक्राणु उसको ये आगे की ओर रास्ता प्रदान करेगा, बस इतना ही काम है। अब इस शुक्राणु ये दौड़ते दौड़ते यहाँ पर बताया था कि यहाँ अंडाशय से क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है। अंडाणु यहाँ पर इंतजार करते रहता है कि शुक्राणु आएगा तो उससे हम दोस्ती करेंगे, ठीक है ना। तो शुक्राणु दौड़ के पहुँचता है यहाँ पर, बताए थे 20 लाख शुक्राणु लगभग निकलता है। तो जो पहला शुक्राणु होगा जो पहले इस अंडाणु से मिल जाएगा वो दौड़ के यहाँ पहुँचेगा और ये अंडाणु शुक्राणु जैसे मिलेगा तो ये हो जाएगा अंडा का निषेचन, यानी जैसे अंडाणु और शुक्राणु को मिलना, अंडाणु और शुक्राणु को मिलना क्या कहलाता है, तो अंडाणु और शुक्राणु का मिलना निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन, ठीक है ना। तो अंडाणु और शुक्राणु मिलेगा तो हो जाएगा निषेचन। अब बोलो निषेचन कहाँ हो रहा था, इस ये वाला भाग में हो रहा है ना, हो रहा है। अरे यहाँ पर जाकर शुक्राणु अंडाणु से मिल रहा है, इधर से शुक्राणु दौड़ के आया इस अंडाणु से मिल गया तो हो गया निषेचन। तो पूछता है कि बताओ कि मानव मादा के किस भाग में अंडाणु का निषेचन होता है, तो बोलना है फ्लोपियन ट्यूब में, बोलना ही नहीं बोलना है गर्भाशय में, गर्भाशय में होता है। निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन होता है यानी अंडाणु का निषेचन शुक्राणु के द्वारा, ने शुक्राणु और अंडाणु कहाँ मिलता है, कहाँ एक दूसरे का निषेचन होता है, तो वो होता है कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर होता है, फेलोपियन ट्यूब में। उसी प्रकार यहाँ पर होगा निषेचन, तो इसको जो फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। जैसे अंडाणु और शुक्राणु मिलेगा तो उसका निषेचन हो गया। अब ये क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा विकास होने के लिए, ठीक है ना, विकास होने के लिए। अब वो भ्रूण जो है वो अंडाणु शुक्राणु मिल के निषेचित हो गया और जब वो निषेचित हो गया तो उसको बोलेंगे भ्रूण। क्या बोलेंगे, भ्रूण। अब वो भ्रूण का जो विकास होगा वो होगा गर्भाशय में। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन जब अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन होने के बाद जो भ्रूण बन गया यानी जो बच्चा बन रहा है अब उसका विकास कहाँ होगा, तो वो विकास होगा गर्भाशय में। सिंपल आ गया। तो पूछेगा कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक तुम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, यहाँ तक तुम लोग का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, यहाँ पर बच्चा का यानी भ्रूण का विकास हो रहा है। तो भ्रूण का जब भी विकास होता है तो वो 9 महीना में होता है, आप लोग जानते करते हैं 9 महीना में एक पूर्ण रूप से बेबी का डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले जब बच्चा एक कोशिका होता है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इसी का लाखों करोड़ों कोशिका बनता है और एक बच्चा का विकास होता है। अब तुम लोग समझो, बच्चा को सबसे पहले बनता है वो बनता है हार्ट। क्या बनता है, यानी भ्रूण में जो सबसे पहले विकास होता है गर्भाशय में वो होता है हार्ट। और जैसे हार्ट सबसे पहले धड़कता है ना तो स्त्री को क्या होता है, स्त्री को आता है उल्टी। तो उसका सास क्या बोलेगा, बहू खुशखबरी, यानी जब लगेगा कि उसका मतलब बहू हिचकी ले रहा है, उल्टी करने लगा, तो सास बोलेगा बहू खुशखबरी है, यानी समझ जाएगा कि मतलब थी महिला क्या हो, प्रेग्नेंट हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना कोई दिक्कत तुम लोग को नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत तुम लोग को नहीं होना चाहिए,
ठीक है। अब हम देखते हैं कि मतलब जुड़वा बच्चा कैसे होता है। तो मान लो कि यहाँ पर एगो क्या था, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक अंडाणु जो है, यहाँ पर अंडाणु बेचारा इंतजार कर रहा है किसका, कि शुक्राणु आएगा। यहाँ पर अंडाणु मान लो फ्लोपियन ट्यूब में इंतजार कर रहा है, शुक्राणु आएगा। और मान लो एक साथ आ गया, एक साथ आ गया क्या, वो एक साथ हम एक साथ क्या बोल रहे हैं हम, एक साथ दो को शुक्राणु इस अंडाणु में प्रवेश कर गया। अब दो शुक्राणु प्रवेश कर गया तो दिक्कत हो जाएगा। अब दो शुक्राणु प्रवेश कर गया तब दो बच्चा होगा, सिंपल बात है। तब जब एक ही साथ एक ही टाइम में जब दो शुक्राणु एगो अंडाणु से गलती से प्रवेश कर जाता है तब डबल बच्चा का जन्म होता है। और दोनों बच्चा का जो चेहरा है वो समान ना होगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्राणु अलग अलग है। जब शुक्राणु अलग अलग है तो उसका चेहरा जो है वो समान नहीं होगा, नहीं, दोनों का चेहरा अलग अलग होगा। लेकिन ऐसा हो कि दो गो यहाँ पर अंडा एक साथ था, दो गो अंडा एक साथ था और एक ही को शुक्राणु आया, एक ही को शुक्राणु आया और दोनों अंडा को क्या किया, निषेचित कर दिया। यानी दोनों अंडा को क्या किया, दोनों अंडा को ये निषेचित कर दिया, यानी फर्टिलाइजर कर दिया। तो एक ही को शुक्राणु है और दोनों अंडा को क्या किया, निषेचित कर दिया। तो अब भी दो बच्चा होगा। अब दोनों बच्चा जो होगा वो एक ही शुक्राणु से हो रहा है। तो अब जो जुड़वा बच्चा होगा वो दोनों का शकल सेम होगा। आप लोग देखे होंगे, अभी एक लोग पूरा फेमस चल रहा है, एक चिंकी मिंकी, देखे हैं ना, चिंकी मिंकी जो कभी कपिल कॉमेडी में आया, दोनों बहन होता है, अब बहुत फेमस चल रहा है दोनों का, चिंकी मिंकी। दोनों का देखो शकल एकदम सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि उस समय उसका एक ही शुक्राणु हुआ होगा, उसका पिता का एक ही शुक्राणु उसके माँ का दो अंडाणु से निषेचित हो गया होगा, इसलिए उसका शकल क्या हो गया, सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं कि महिला में होता है MC। क्या होता है, MC यानी मासिक चक्र। मासिक चक्र किसे कहते हैं तुम लोग समझो। देखो, महिला को मतलब कुछ किसी का भी लिंग निर्धारण करने का दो गो गुण होता है, ठीक है ना। एक होता है प्राथमिक, क्या होता है, प्राथमिक गुण, और एक होता है द्वितीयक गुण। क्या होता है, द्वितीयक गुण होता है, ठीक है ना। तो प्राथमिक गुण से भी हम पता कर लेते हैं कि लड़का है कि लड़की है, और द्वितीय गुण से भी पता कर लेते हैं लड़का है कि लड़की है। प्राथमिक गुण क्या है, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो देखता है ना, डॉक्टर देख के बता देता है उसका, क्या देख के बताता है, तो डॉक्टर उसका ये देख के बताता है, ये वाला, यह समझना कि इसको देख के पहचानता है, इसको देख के नहीं पहचानता है। ये होना चाहिए, यानी ये वृषण होना चाहिए। वृषण रहेगा तो बोल देगा ये क्या है, लड़का है, और ये नहीं रहेगा तो क्या बोल देगा, ये लड़की है। तुम लोग देखता है ना, क्या कहलाता है, थी भ्रूण का जांच कराता है, जो क्या जांच अपराध है न, चेक कर लेता है, मतलब बच्चा जन्म होने से पहले चेक कर लेता है कि लड़का होगा लड़की होगा, तो उस समय भी भ्रूण का जांच करता है। उस समय भ्रूण जो विकास हो रहा है उसी का जांच करता है। अगर उस मशीन में अगर दूगो मशीन में डॉट डॉट दिखाने लगा तो समझ जाएगा कि दूगो क्या है, वृषण है, यानी लड़का है। आई दूगो डॉट नहीं दिखा दे रहा है तो समझ जाएगा लड़की है, ठीक है ना। तो ये हो गया प्राथमिक कैरेक्टर, यानी पहला प्राथमिक कैरेक्टर जो है जिससे लड़का लड़की की पहचान होता है वो होता है क्या, ये पुरुष में होता है वृषण, और लड़की में जो होता है ये वृषण नहीं रहेगा तो बोल देगा लड़की है, ठीक है ना। और द्वितीय कैरेक्टर जो होता है, द्वितीय कैरेक्टर जो आता है वो आता है 10 वर्ष के बाद, यानी लगभग 14 वर्ष के उम्र में द्वितीय कैरेक्टर आने लगता है, जिससे पता चल जाता है कि लड़का है लड़की, द्वितीय कैरेक्टर। लेकिन द्वितीय कैरेक्टर जो है वो उससे जो है बच्चा का जन्म में वो सहायक नहीं होता है। प्राथमिक कैरेक्टर ही बच्चा जन्म में सहायक होता है। द्वितीय कैरेक्टर क्या होता है, द्वितीय कैरेक्टर होता है लड़का में क्या होगा, तो लड़का में जो है दाढ़ी आने लगेगा, मूँछ आने लगेगा, आवाज़ का भारी हो जाएगा, ये सब क्या है, द्वितीय कैरेक्टर है लड़का होने का पहचान, ठीक है ना। और जहाँ पर गुप्त अंग है वहाँ पर भी क्या होता है, तो वहाँ पर भी बाल उल होने लगता है, ठीक है। और लड़की में क्या होता है, तो लड़की में क्या होगा, तो लड़की का जो चेस्ट है, यानी जो छाती है उसका विकास होने लगता है, और कमर के थोड़ा चौड़ा होने लगता है, ठीक है ना। और उसका भी क्या होगा, चेहरा उला में पिंपल निकलने लगता है। द्वितीय कैरेक्टर का पहचान है। द्वितीय कैरेक्टर क्या है, द्वितीय कैरेक्टर का पहचान है। अब समझते हैं कि MC किसे कहते हैं। देखते हैं आप लोग सुनते हैं MC यानी मासिक चक्र, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं MC। मासिक चक्र क्या बोलते हैं, MC। तो MC पहले सिंपल बात पहले समझो कि MC किस में आता है, तो MC आता है लड़की में। किस में आता है, MC आता है महिला में आता है, यानी लड़की में आता है MC, यानी मासिक चक्र, ठीक है ना। या इसी को बोलते हैं, इसका दूसरा नाम बोलते हैं इसी को दूसरा नाम बोलते हैं रजो चक्र। क्या बोलते हैं, रजो चक्र बोलते हैं। तो मासिक चक्र या रजो चक्र क्या होता है, देखो जब किसी भी लड़की का विकास हो जाता है, यानी वो अपना जो है क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं पोवर्टी एज में। पोवर्टी एज बोले तो यानी अब उसका विकास हो गया है, उसका जो लड़की का विकास हो गया, उसको समझ आने लगा कि हम लड़की हैं, अब हमको लड़का चाहिए। और जब लड़का को जो समझ आने लगता है कि हम लड़का हैं और हमको लड़की चाहिए, तो उसको बोलते हैं पवर्टी एज, यानी वो अब जवान हो गया। क्या होगा, जवान हो गया, उसको बोलते हैं पवर्टी एज। जब लड़की और लड़का जवान हो जाता है तो लड़की में क्या होता है, MC चलने लगता है, यानी लड़की में जब 14 वर्ष की अवस्था लगभग हो जाएगा तो उसका क्या होगा, किसी में देखो इसमें थोड़ा अंतर होते रहता है ना, देखता तुम लोग की कोई दाढ़ी मोछ आता है तो किसी का देखते हो
बच्चे में मतलब लगभग 15-16 वर्ष की उम्र का होगा दाढ़ी मोछाना शुरू हो जाता है। किसी का 20 वर्ष पार होता है तब दाढ़ी मोछाना शुरू होता है। उसी प्रकार सब लड़की में जो है समान रूप से एक ही समय एमसी नहीं आता है। किसी के में 10 वर्ष में होने लगेगा तो किसी में 14 वर्ष में होगा, तो किसी में एमसी जो है वो आएगा 16-18 वर्ष में आता है, ठीक है ना। तो एमसी क्या होता है ध्यान दो, तो अंडाणु यहाँ बनेगा, अंडाणु क्या होगा यहाँ बनेगा, ठीक है ना। अंडाणु यहाँ बनता है तो अंडाणु के बनने में 7 दिन लगता है, और फिर ये अंडाणु, ये 7 दिन जो बना अंडाणु, ये क्या होता है फ्लोपियन ट्यूब से बाहर निकलता है, ठीक है ना। फ्लोपियन ट्यूब, अंडाणु जो है अंडाशय से बाहर निकलता है, फ्लोपियन ट्यूब में इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है, तो शुक्राणु का इंतजार करता है। अभी तो शादी लड़की का हुआ है ना, तो शुक्राणु यहाँ पर इसको मिलेगा कैसे, शुक्राणु तो यहाँ पहुँचेगा ना। तो 14 दिन तक यहाँ पर ध्यान दो, पहले हम क्या बोले थे, अंडाशय में अंडाणु पहले 7 दिन बनता है, 7 दिन बन गया। अब 14 दिन क्या करेगा, इस 7 दिन के बाद यहाँ बाहर निकलेगा, और 14 दिन तक ये फ्लोपियन ट्यूब में अंडाणु इंतजार करेगा शुक्राणु का। लेकिन तो अभी लड़की का शादी हुआ नहीं, यानी वो अभी अथी जो है सेक्स नहीं कर रहा है, तो शुक्राणु यहाँ पर आएगा कहाँ, शुक्राणु नहीं आएगा। तो 14 दिन के बाद जो यहाँ पर अंडाणु था वो अपने अपने धीरे धीरे बह कर कहाँ चल जाएगा, तो गर्भाशय में चल जाएगा, और गर्भाशय में जाने के बाद फिर वो धीरे धीरे योनि के रास्ते से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाएगा। उसी को बोलते हैं पीरियड, क्या बोलते हैं, पीरियड। नहीं बोलता रहता है पीरियड चलने लगा, यानी पीरियड इसका स्टार्ट हो गया, यानी वो खून के रास्ता से, यानी खून के चलने स्टार्ट हो जाता है लड़कों में। तो वो सब नेचुरल चीज़ है, ठीक है ना, ये गलत चीज़ नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है। क्या कि ये नहीं होगा तो बच्चा का जन्म भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो शादी ना हुआ है तो वो आराम से बाहर निकल जा रहा है, जब शादी होगा तो बाहर नहीं निकलेगा। तो वही होता है, खून चलने लगता है, बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एमसी, क्या बोलते हैं, मासिक चक्र, क्या बोलते हैं, मासिक चक्र। देखो, तो देखो जब इधर अंडाणु बन रहा है तो इधर अंडाणु नहीं बनेगा, और जब इधर अंडाणु बन रहा है अंडा, तो इधर अंडाणु नहीं बनेगा। यानी दोनों गेप होके बनता है, एक महीना इधर होता है तो एक महीना इधर होता है, समझा गया ना। यानी दोनों में क्या होता है, गेप होता है, क्या होता है, दोनों में गेप होता है एक एक महीना का, ठीक है। अब बात आता है क्या, कि एक होता है मतलब सेफ जोन, क्या होता है, सेफ जोन होता है। सेफ जोन किसे कहते हैं, तो सेफ जोन उसको कहते हैं कि उस समय एक लड़का और लड़की को संबंध बनाना चाहिए, यानी एक महिला और पुरुष को संबंध, यानी एक वाइफ और हस्बैंड को संबंध बनाना, जिस समय संबंध बनाने से लड़की प्रेग्नेंट ना हो, उसको बोलते हैं सेफ जोन। यानी वैसा समय, जब समय, जिस समय एक हस्बैंड और वाइफ संबंध बनाता है, रिलेशन बनाता है, तो रिलेशन बनाने से लड़की थी जो महिला है यानी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट ना हो, तो उसको बोलते हैं सेफ जोन। अब सेफ जोन किसे कहते हैं, तो देखो सेफ जोन किसे कहते हैं, देखो 7 दिन तक क्या होता है, यहाँ पर अंडा बन रहा है, तो 7 दिन तक तो अंडा बन रहा है, तो अंडा तो अभी यहाँ से बाहर नहीं निकला, तो इस समय जब सेक्स करेगा तो इस समय जो महिला प्रेग्नेंट नहीं होगा, तो ये हो गया सेफ जोन। ये क्या हो गया, सेफ जोन हो गया, ठीक है ना। और 7 दिन के बाद क्या हुआ, यहाँ अंडा निकल गया, तो अंडा निकल गया तो 14 दिन तक इंतजार करेगा। तो मान लो कि तुम जो 1 तारीख से तुम्हारा क्या हुआ, पीरियड चालू हो गया, 1 तारीख से पीरियड चालू हो गया, यानी 1 तारीख से तुम्हारा यहाँ अंडा बनना शुरू हुआ, तो 1 से 7 तारीख तक अगर संबंध बनाएगा, रिलेशन बनाएगा, यानी सेक्स करेगा, तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। लेकिन 7 तारीख के बाद यानी 7 दिन पूर्व गया ना, तब क्या होगा, यहाँ से अंडाणु जो है निकल के कहाँ पहुँच जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब में, और ये 14 दिन तक यहाँ इंतजार करेगा। तो 1 से 7 तारीख तक कोई दिक्कत नहीं था। अब 7 से 21 तारीख तक, यानी 14 दिन बढ़ाएंगे तो 21 तारीख हो जाएगा। तो 7 से लेकर 21 तारीख तक में अगर रिलेशन बनाएगा तो यहाँ पर महिला प्रेग्नेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब 14 दिन के बाद क्या हुआ, यहाँ पर मान लो कि शुक्राणु नहीं पहुँचा, जब शुक्राणु नहीं पहुँचा यानी सेक्स 14 दिन तक नहीं किया, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो अंडाणु था वो इसके रास्ते से, योनि के रास्ते से बाहर निकलने लगेगा। तो जब बाहर निकलेगा तो इधर पट्टी क्या होगा, तो 7 दिन इसको बाहर निकलने में लग जाता है। 7 दिन क्या होता है, बाहर निकलने में इसको लग जाता है। तो टोटल क्या हो गया, 28 दिन, क्या हो गया, टोटल 28 दिन। अब ये 7 दिन, फिर इधर 7 दिन जब होगा तो फिर इधर बनना शुरू होगा, तो फिर बन रहा है इधर पट्टी, इधर बन रहा है ना, तो इधर बन रहा है, तो उस समय जब रिलेशन बनाएगा तो उसमें भी प्रेग्नेंट नहीं होगा, यानी 7 दिन इधर मिल गया और 7 दिन इधर मिल गया। तो यही 14 दिन को बोलते हैं सेफ जोन, क्या बोलते हैं, यही 14 दिन को बोलते हैं सेफ जोन। यानी इस 14 दिन में जब इधर 7 दिन अंडा बन रहा है, जब इधर भी 7 दिन अंडा बन रहा है, तो इस समय जब अथी एक वाइफ और हस्बैंड जब रिलेशन बनाएगा, जब सेक्स करेगा, तो उसमें महिला जो है प्रेग्नेंट नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं सेफ जोन। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तुम लोग को कोई दिक्कत होना चाहिए, हम पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कमेंट ऐसे पागल आगल नहीं करना, क्योंकि तुम लोग 10वां में चल गया, होशियार हो, ऐसे तुम लोग को 10वां में चैप्टर दिया है कि तो लड़का समझने लगे कि हम लोग के लिए ज़रूरी है समझना, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं क्या, तो यहाँ नर जननांग भाग पढ़ लिए,
अब यहाँ ध्यान दो, अभी हम क्या बताए थे, जब अंडा निषेचित हो जाता है तो जो भ्रूण बनता है उसका विकास 9 महीना तक कहाँ होता है, गर्भ में होता है। और जब भ्रूण को जो मतलब पोषण मिल रहा है तो भ्रूण को पोषण कहाँ मिलता है, तैयार रखना, भ्रूण को जो पोषण मिल रहा है यानी उसको विकास होने के लिए जो चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए यानी पोषण चाहिए वो मिलता है प्लेसेंटा से। ठीक है सर, किससे बोलना है, तो भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो बोलता है प्लेसेंटा, याद रखना प्लेसेंटा से मिलता है। ठीक है ना, प्लेसेंटा से इसको मिलता है। अभी हम तुम लोग को बताए थे कि जो फूल होता है, चलो दिखा देते हैं, चलो यहाँ ध्यान दो। फूल में बताया था कि परागकोश से परागकण का निकल कर वर्तिका में पहुँचना परागन कहलाता है, ये बता चुके हैं। ठीक है ना, और जब परागन यहाँ पर पहुँच जाता है वर्तिका में तो यहाँ से जो रास्ता होता है पराग नलिका से होकर जो ये परागकण कहाँ पहुँचता है, अंडाशय में पहुँचता है। और अंडाशय में जो पहुँचता है ये रास्ता के माध्यम से पहुँचता है, तो ये इस गति को बोलते हैं रासायनिक अनुवर्तन गति। तो उनको पढ़ाए थे हम रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण में पढ़ाए थे प्रकाश अनुवर्तन गति, प्रकाश की ओर होने वाला गति को प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे क्या, गुरुत्वानुवर्तन गति यानी जड़ की गति को गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। और उसी समय पढ़ाए थे रासायनिक अनुवर्तन गति, रासायनिक अनुवर्तन गति इसी को कहते हैं, यानी परागकण का वर्तिकाग्र से होकर गति करना, यानी पराग नलिका से होकर गति करना और फूल का अंडाशय में पहुंचना रासायनिक अनुवर्तन गति कहलाता है। आप समझते हैं कि महिला में जो रोग होता है यानी जो हम पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम रोग के बारे में। आप चैप्टर बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। अब पढ़ते हैं रोग के बारे में। तो देखो रोग क्या होता है, यानी जो जनन रोग अति पढ़ते हैं हम, मतलब गुप्त रोग पढ़ते हैं। गुप्त रोग यानी जो जनन से संबंधित रोग होता है उसको बोलते हैं गुप्त रोग। क्या बोलते हैं, गुप्त रोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो गुप्त रोग में ध्यान दो, यहाँ पर जनन से संबंधित एक जो होता है, याद रखना जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एक होता है मतलब जीवाणु से होने वाला रोग। ठीक है ना, यानी जनन संचारित रोग। हम क्या पढ़ रहे हैं, जनन संचारित रोग, यानी जनन के कारण होने वाले रोग को जनन संचारित रोग कहते हैं। जनन संचारित रोग में जो पहला पढ़ रहे हैं वो याद रखना, जनन संचारित रोग में जो पहला पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जीवाणु से होने वाला रोग। ठीक है ना, याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आता है, जीवाणु से होने वाला रोग। एक पढ़ रहे हैं हम विषाणु से होने वाला रोग। क्या पढ़ रहे हैं, विषाणु से होने वाले रोग, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, और बताते हैं तब जनन संचारित रोग, यानी जनन के कारण होने वाला रोग को जनन संचारित रोग कहते हैं या गुप्त रोग कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, सॉरी, ये जो है जीवाणुस भी होता है, विषाणुस भी होता है और प्रोटोजोआस भी होता है। तो जीवाणु विषाणु वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवाणु से जो होता है, बोलेगा बताओ जीवाणु से होने वाला जनन संचारित रोग कौन है, तो एक है गनोरिया। कौन है, गनोरिया, याद रखना गनोरिया। और एक है सिफिलिस। क्या है, सिफिलिस। तो पूछेगा बताओ गनोरिया और सिफिलिस कैसा रोग है, तो बोल देना है ये जनन संचारित रोग है। दूसरा क्वेश्चन आएगा बताओ गनोरिया और सिफिलिस जो है ये किससे होता है, तो ये जीवाणु से होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगला देखते हैं विषाणु से होने वाला जनन संचारित रोग। तो विषाणु जो होने वाला जो जनन संचारित रोग वो सबसे फेमस है एड्स। क्या है, एड्स है। ठीक है ना, एड्स बहुत फेमस है, इससे क्वेश्चन आना है तो आना है। तो पूछेगा एड्स जो है ये क्या है, तो जनन संचारित रोग है। पूछेगा एड्स किसके कारण फैलता है, तो विषाणु यानी वायरस के कारण फैलता है। ठीक है ना, पूछेगा एड्स का फुल फॉर्म क्या आता है, तो देखो एड्स का फुल फॉर्म बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम। क्या बोले, फिर से हम बोल रहे हैं, याद रखना क्या बोल रहे हैं। एड्स का फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम। याद हो गया ना, तो एड्स फैलता है वायरस से फैलता है, इतना पता चल गया। एड्स जो है कोई रोग नहीं है, एड्स एक ऐसा रोग है जिसे अभी तक इसका अभी तक उपचार संभव नहीं हुआ है। ठीक है ना, और एड्स कोई रोग ना है बल्कि ये रोग के खजाना है। ठीक है ना, ये रोग ना है, ये रोग का खजाना है। यानी तुमको एड्स हो जाएगा तो तुम्हारा शरीर को इतना ही कमज़ोर कर देगा, इतना भी कमज़ोर कर देगा कि कोई भी बीमारी आके तुम्हारा शरीर के अंदर घुस जाएगा। यानी एक बार जिसको एड्स हो गया उसको कोई भी बीमारी आराम से हो जाएगा। यानी एड्स को बीमारी ना है बल्कि ये निमंत्रण देता है और बीमारी को निमंत्रण देता है। और होता है कि एड्स होता है कैसे, तो एड्स देखो कैसे होता है। एड्स जो है ना, यहाँ पर मान लो वही से मतलब एड्स जो है जब मान लो कि एक ही महिला है या एक ही पुरुष है, जब वो मतलब मान लो पुरुष है, तो पुरुष जो है अनेक महिला के साथ संबंध बना रहा है या महिला है अनेक पुरुष के साथ संबंध बना रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे एड्स होने का खतरा हो जाता है। ठीक है ना, दूसरा क्या है, दूसरा मान लो तुम किसी से संबंध भी नहीं बनाए, तुम शादीशुदा भी नहीं हुआ लेकिन तुमको एड्स हो गया, तो एड्स होने का और कारण क्या है कि मान लो जिस व्यक्ति को एड्स होता उसको कोई सुइया लगा दिया और वही सुइया तुमको जो है तुमको लगा दिया, तो तुम्हारा ब्लड में वो कॉन्टेक्ट कर गया और ब्लड से कॉन्टेक्ट कर गया तो तुमको भी एड्स हो सकता है। यानी जरूरी नहीं कि तुम शादी
किया रहे हो या शादी कर लिया भी है तो तुम और महिला के साथ संबंध नहीं बनाया है तो तुमको एड्स हो गया। जरूरी नहीं कि तुम गलती नहीं भी किया है तभी तुमको एड्स हो सकता है, क्योंकि जिसका एड्स होल था वो उसका तुम्हारा अंदर आ गया है। और होने क्या संभावना है, मान लो जैसे तुम बाल उल बनाने जाते हो सैलून, तो वहाँ ध्यान देना हमेशा ब्लड बोलना चेंज करके बनाने की। मान लो तुम्हारा जो ब्लड से बना दिया किसी व्यक्ति को बनाया उसको एड्स होल था, और वही ब्लड से तुमको बना दिया तो और कहीं पर कट उठ गया तो वो उससे क्या होगा, खून से वो क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। और खून से जैसे कनेक्ट होगा तो तुमको भी एड्स होने की संभावना बढ़ जाएगा। तो यानी गोदना जो गुड़बाता है या सुई जो होता है या जो सैलून में होता है उसके कारण भी एड्स हो सकता है। ठीक है ना। एड्स कौन सा वायरस से फैलता है, तो HIV वायरस, याद रखना पूछेगा। एड्स फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है, तो बोलना है HIV फुल फॉर्म क्या होता है, तो एच से ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या बोल रहे हैं, HIV का हम फुल फॉर्म बता रहे हैं। एच से ह्यूमन, I से इम्यूनो, और डिफिशियंसी अपने मन से लिखना है, यहाँ डी ना है लेकिन डिफिशियंसी अपने मन से लिखना है, और भी से वायरस, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। और एक होता है हर्पिस, क्या होता है, हर्पिस नामक वैज्ञानिक। तो हर्पिस नामक वैज्ञानिक जो है अति बीमारी जो है ये भी यौन संचारित बीमारी है, जनन संचारित बीमारी है, और ये भी वायरस से होता है। तो वायरस से 2 बीमारी बता दी, एक बता दिए हम एड्स, क्या बताए हैं, एक एड्स बताएं, एक बताए थे हर्पिस, क्या बताए थे, हर्पिस वायरस से हम 2 बीमारी बता दिए हैं। और जीवाणु यानी बैक्टीरिया से 2 बीमारी बताए थे, गनोरिया एक सिफिलिस है, गनोरिया एक सिफिलिस बताए थे, ये 2 बीमारी हो गया। अब देखो तुम लोग देखता है कि पुरुष महिला लोग क्या कराता है, तो नसबंदी कराता है क्या कहलाता है, सॉरी, महिला लोग क्या कराता है, तो महिला लोग ऑपरेशन कराता है। ऑपरेशन क्यों कराया जाता है, तो कराया जाता है ऑपरेशन को कराया जाता है इसलिए क्या, जिससे क्या हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, और आगे जो है मतलब एक रिलेशन बनाएगा, हस्बैंड वाइफ रिलेशन बनाएगा यानी सेक्स करेगा तो मतलब बच्चा का जन्म ना हो, इसलिए कराता है क्या, इसलिए कराता है ऑपरेशन। तो देखो यानी जनसंख्या नियंत्रण का जो है, यहाँ ध्यान दो, 4 विधि है, तो उसमें एक है ऑपरेशन विधि। क्या है, ऑपरेशन विधि, या उसी को बोलते हैं सर्जिकल विधि, यानी सर्जरी द्वारा करना, सर्जिकल विधि। ठीक है ना। तो पहले हम सर्जिकल विधि समझते हैं, यानी सर्जरी करना को बोलते हैं सर्जिकल विधि। तो महिला में जब ऑपरेशन करता है तो क्या करता है, देखो महिला में जो ऑपरेशन करेगा वो कुछ नहीं करेगा। महिला में जब ऑपरेशन करेगा तो यहाँ से बन रहा है अंडाशय में क्या बन रहा है, अंडाणु बन रहा है, और यही फ्लोपियन ट्यूब से बाहर निकलता है अंडाणु, तो कुछ नहीं करेगा, आराम से क्या करेगा, यहाँ पर ये जो फ्लोपियन ट्यूब है इसको क्या करेगा, बांध देगा। जब फ्लोपियन ट्यूब को बांध देगा तो यहाँ से अंडा जो निकलेगा ये तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, और न तो मान लो कि इसको यहाँ से हम बांध दिए, इस फ्लोपियन ट्यूब को इधर बांध दिए, इधर बांध दिए, जब बांध दिए यहाँ पर तो इसका मुंह बंद हो गया, तो इधर से जो शुक्राणु जाएगा खोले के अंडाणु किधर है, मिल जाओ तो उसको मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो क्या होगा, तो वहाँ पर वो अंडा का निषेचित नहीं होगा, अंडा का निषेचन नहीं होगा तो महिला जो है प्रेग्नेंट नहीं होगा, यानी सेक्स करेगा भी तो भी प्रेग्नेंट नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया सर्जिकल विधि, क्या हो गया, सर्जिकल विधि हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, तो इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, क्या बोलते हैं, ये जो ऐसे नजर आ रहा है इधर, जो ऐसे नजर आ रहा है इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। तो महिला में जो फ्लोपियन ट्यूब में रस्सी बांध देते हैं, यानी इसको क्या करते हैं, इसको बांध देते हैं या इसको काट देते हैं, तो इसको बोलते हैं टोमी, क्या बोलते हैं, टोमी। देखो फ्लोपियन ट्यूब क्या बोल रहे हैं, फ्लोपियन ट्यूब, और ट्यूब को बांध देना या काट देना कहलाता है टोमी, तो हो जाएगा ट्यूबोकोटोमी, ट्यूबोकोटोमी। ठीक है ना। तो पूछेगा कि बताओ महिला नसबंदी को क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पर नल का बंद करता है, नल यानी ट्यूब को बंद करता है, तो महिला नसबंदी को कहते हैं ट्यूबोकोटोमी। पूछेगा बताओ महिला नसबंदी को क्या कहते हैं, ट्यूबोकोटोमी। कैसे याद रखना है कि फ्लोपियन ट्यूब, क्या बोल रहे हैं, फ्लोपियन ट्यूब, तो ट्यूब को बंद कर रहा है तो ट्यूब को, और बंद करना को बोलते हैं टोमी, क्या बोलते हैं, टोमी। तो हो गया ट्यूबोकोटोमी। पूछेगा बताओ महिला नसबंदी को क्या कहते हैं, तो ट्यूबोकोटोमी कहते हैं। उसी प्रकार मान लो पूछेगा पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, पुरुष में देखो क्या करेगा, पुरुष में क्या करेगा, देखो यहाँ पर वृषण है, मेन तो यही है ना वृषण, ये वृषण है, ये क्या है वृषण है, और वृषण में क्या होता है, वृषण से निकलता है क्या, तो वृष से निकलता है शुक्राणु। तो शुक्राणु तो इसी से निकलता है, शुक्रवाहिका के रास्ते से जाएगा, शुक्रवाहिका के रास्ते जाएगा तो हम क्या करते हैं, ये जो शुक्रवाहिका जो है इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वेस डिफरेंस, क्या बोलते हैं, वेस डिफरेंस, DIFFERENC। ये शुक्रवाहिका को इंग्लिश में बोलते हैं वेस डिफरेंस, क्या बोलते हैं, वेस डिफरेंस, इसी के रास्ते से जाएगा। हम ऐसा करते हैं इन दस्तवा को बांध देते हैं, क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, तो उसको बोलेंगे पुरुष नसबंदी, क्या बोलेंगे, पुरुष नसबंदी। और इसको बोल रहे थे भेस, इस नलिया जो है, ये जो रास्तवा था इसको बोल रहे थे हम भेस, तो इसको बोलेंगे भेस्कोटोमी, क्या बोलेंगे, भेस्कोटोमी, यानी भेस को बांध देना, भेस को बंद कर देना, ये कहलाता है भेस्कोटोमी। तो बोलेगा बता पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, तो भेस्कोटोमी कहते हैं, और महिला नसबंदी को क्या कहते हैं, तो ट्यूबेकोटोमी कहते हैं। अब ऐसा नहीं समझ लेना कि इस नलिया को बंद कर दिए हैं तो जो पुरुष है
यानी जो नर है वो जो है महिला की ओर चटर पटर नहीं करेगा, चटर पटर करेगा यानी जो सूज सब उसी तरह आएगा, ठीक है ना, सब उसी तरह आएगा, खाली मतलब जो है शुक्राणु जो बनेगा वो महिला के शरीर में ना जा पाएगा, ठीक है ना, यानी उस सेक्स उस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन महिला के शरीर में शुक्राणु नहीं जा पाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसी को काट के निकाल देगा, जैसे लगता है खस्सी उसी में क्या करता है, पाठा को खस्सी बनाने क्या करता है, इसी को काट के निकाल देता है, तो क्या होता है तब उसको जो है चटर पटर नहीं करेगा, कि जब तक शुक्राणु नहीं बनेगा तो यानी उसको आकर्षित महिला की ओर वो नहीं होगा, ठीक है, जब इसको काट के निकाल देगा तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ लिए कि जो महिला नसबंदी होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ट्यूबेकोटोमी, और जो पुरुष नसबंदी होता है उसको बोलते हैं हम वेस्कोटोमी, क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी बोलते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत तुम लोग को नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जो है ना इससे जो है वृष में जो है इसमें क्या बनता है, तो बनता है क्या, शुक्राणु बनता है, क्या बनता है, शुक्राणु, और यहाँ से एक निकलता है, एक यहाँ से जो निकलता है वो निकलता है हार्मोन, जिसको बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो बोलेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में निकलता है, तो नर वाला भाग में निकलता है, यानी पुरुष हार्मोन है, यानी बोलेगा नर हार्मोन कौन है, तो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या होता है, आवाज़ भारी होता है, दाढ़ी मूछ निकल जाता है, ठीक है ना, फिर गुप्त जगह में बाल निकलता है, तो ये सब क्या है, टेस्टोस्टेरोन के कारण है, ठीक है ना। तो पूछेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कैसा हार्मोन है, तो ये पुरुष हार्मोन है, यानी नर हार्मोन है। और एक हार्मोन और होता है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन, क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। तो पूछेगा एंड्रोजन कैसा हार्मोन है, तो नर हार्मोन है, यानी नर हार्मोन में दो को याद रखना है, एक टेस्टोस्टेरोन और एक एंड्रोजन, एक टेस्टोस्टेरोन और एक एंड्रोजन याद रखना। और आप पढ़ते हैं मादा वाला, क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं मादा हार्मोन, क्या पढ़ते हैं, मादा हार्मोन। तो मादा हार्मोन में क्या याद रखना है, तो मादा हार्मोन में याद रखना है सबसे फेमस है वो है एस्ट्रोजन, क्या है, एस्ट्रोजन, ठीक है ना। एस्ट्रोजन के कारण जो है मादा के शरीर में यानी लड़की के शरीर में जो परिवर्तन होता है, जैसे क्या हो जाएगा, तो पिंपल वगैरह निकलना, छाती का विकास होना, ठीक है ना, कमर का विकास होना, ये सब जो हो रहा है ये एस्ट्रोजन के कारण हो रहा है। तो पूछेगा एस्ट्रोजन हार्मोन को कैसा हार्मोन है, तो मादा हार्मोन है, ठीक है ना। पूछेगा रिलैक्सिन हार्मोन कैसा हार्मोन है, तो रिलैक्सिन हार्मोन भी मादा हार्मोन है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, बच्चा को जन्म के समय जो पीड़ा होता है उस दर्द को कम करता है, रिलैक्स करता है, इसको बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। याद रखना, जो बच्चा जो जन्म होता है ना, इतना दर्द उस समय होता है कि मान लो कि एक पुरुष उसको सहन भी नहीं कर सकता है। जो तुम्हारा हड्डी टूटता है तो जितना दर्द होता है ना उसके 30 गुना ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन उस दर्द को उतना महिला सहन कर लेता है, यानी महिला को पता नहीं चलता है कि उसके कारण रिलैक्सिन हार्मोन के कारण। रिलैक्सिन हार्मोन जो है इस दर्द को कम कर देता है, यानी उतना दर्द हो रहा है लेकिन उसको पता होने नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये हुआ रिलैक्सिन हार्मोन के कारण, ठीक है। और डॉक्टर लोग क्या करेगा, झूठो उसको ऑपरेशन करवाना रहेगा तो बोल देगा महिला लोग की दवाई खाइएगा, या वो टैबलेट कुछ लिख के दे देगा, बोलेगा ये दवाई खाइएगा, ये दवाई खाइएगा नहीं तो आप लोग को जो है बच्चा का जो डिलीवरी है आसानी से हो जाएगा। लेकिन वो क्या करता है, दवाई क्या करेगा, तो रिलैक्सिन हार्मोन को कम कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा। तो ये सब दवा ववा समझ के खाना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ हम क्या बोले थे, अभी बोले थे एस्ट्रोजन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन कैसा हार्मोन है, तो महिला यानी मादा हार्मोन है, ठीक है ना। और एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, जब बच्चा को जन्म दे देता है तो उसको बच्चा को पीने के लिए दूध चाहिए, ये दूध को बनाता है, क्या बनाता है, दूध को बनाता है। ऑक्सीटोसिन कौन क्या बनाता है, दूध को बनाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तुम लोग को दिक्कत ना होना चाहिए। अब समझते हैं कि ऑपरेशन करने का यानी बच्चा को यानी जनसंख्या नियंत्रण का यानी बच्चा ना हो, इसके लिए कितना विधि है, तो इसके लिए 4 विधि है। पहला जो विधि है वो है प्राकृतिक, यानी तुम मतलब जान लाओ कि कब पीरियड शुरू हो रहा है। पीरियड बताए थे कि अंडाणु जो बाहर निकलता है अंडाशय से, ये तुम्हारा पीरियड कब शुरू हो रहा है, जब पीरियड शुरू हो गया तो उस समय सेक्स नहीं करेगा तो वो हो गया प्राकृतिक विधि। जब उस समय सेक्स नहीं करेगा, जब पीरियड समाप्त हो जाता है तो उस समय सेक्स करेगा तो प्रेग्नेंट ना हो गया प्राकृतिक विधि। लेकिन इतना बर्दाश्त करता है कौन, यानी इतना कारगर ही ना है, ठीक है ना, कि तुमको पता पहले चलेगा तो ना पीरियड कब शुरू हुआ ना हुआ, यानी उतना कारगर ना है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं रासायनिक विधि, क्या बोलते हैं, रासायनिक विधि, ठीक है ना। दूसरा को बोलते हैं रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या करते हैं, टेबलेट खिला देते हैं जिससे क्या हो कि प्रेग्नेंट महिला ना हो, तो उसको बोलते हैं रासायनिक विधि, यानी टेबलेट के द्वारा, दवाई के द्वारा प्रेगनेंसी को रोकना रासायनिक विधि कहलाता है। अगला जो होता है उसको बोलते हैं, तो अगला जो होता है उसको बोलते हैं यांत्रिक विधि, क्या बोलते हैं, यांत्रिक विधि। तो हम पढ़ लिए, पहले क्या पढ़े, प्राकृतिक विधि उसको बोलते हैं जब मतलब पीरियड चालू हो गया तो उस समय सेक्स नहीं करेगा तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक विधि, तो प्रेग्नेंट ना होगा। दूसरा पढ़े थे रासायनिक विधि में हम क्या करते हैं, दवा ववा देखता है बहुत चलता है मार्केट में, उसको खा लेने पर क्या होता है, प्रेग्नेंट नहीं होता, सो रासायनिक विधि। अगला जो होता है तो वो यांत्रिक विधि यानी जो अंदर
जो हम सेक्स के टाइम हम क्या क्या कर सकते हैं जिसके कारण प्रेग्नेंट ना हो, उसको बोलते हैं यांत्रिक विधि। जैसे तुम लोग देखता हो एक होता है कॉन्डम। कॉन्डम क्या होता है, एक रबर के जैसा होता है, उसको यहाँ पर शीशन में लगा लेने से यानी यहाँ पर पेनिस में लगा लेने से क्या होता है, जो इससे शुक्राणु जो निकला है, शुक्राणु जो आ जाए यही थैलिया में रह जाता है, महिला के शरीर के अंदर यानी पेनिस में नहीं जा पाता है, ठीक है ना, यानी उस गर्भाशय में नहीं जा पाता है, जिसके कारण क्या होता है, अंडाणु का निषेचित नहीं होता है, तो होता है कॉन्डम, ठीक है ना। उसको हम चित्र तुम लोग को दिखा देते हैं। तो यही है क्या, यही है कॉन्डम। इसी को क्या करता है, इसी को पुरुष जो है अपना शीशन यानी पेनिस में लगा लेता है, जिसके कारण क्या होता है, जो शुक्राणु निकला है यही यहीं पर जमा रहता है, महिला के गर्भ में न जा पाता है, इसके कारण अंडाणु का निषेचित नहीं होता है। तो यांत्रिक विधि में पहला हो गया कंडोम का प्रयोग, ठीक है ना, यानी इसमें क्या करता है, इसमें कॉन्डोम को लगा लिया जाता है। दूसरा यांत्रिक विधि में क्या है, तो दूसरा यांत्रिक विधि में जो है वो है महिला के द्वारा डायफ्राम का प्रयोग करना। महिला के द्वारा डायफ्राम, या महिला भी क्या कर सकता है, महिला भी जो है प्रेग्नेंट ना हो इसके लिए क्या कर सकता है, डायफ्राम का प्रयोग कर सकता है। इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। इसको कहाँ लगाता है, तो इसको लगाता है पेनिस में। क्या लगा, कहाँ लगाता है, पेनिस में। समझते हैं, चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ से ध्यान दो तुम लोग, यहाँ ध्यान दो। ये है क्या, सॉरी योनि में, सॉरी पेनिस बोल दिए, योनि में। महिला लोग कहाँ लगाता है, योनि में। एक थैला ऐसा होता है जो दिखाए, तो डायफ्राम ये क्या करेगा, डायफ्राम यहाँ लगा लेगा। तो डायफ्राम यहाँ लगा लेगा तो क्या होगा, इधर से जो आया है पेनिस अंदर, वो पेनिस यहाँ पर आया है, और पेनिस से जो शुक्राणु निकला है ये डायफ्राम में ही फंस कर रह जाएगा, यानी ये गर्भाशय में नहीं जा पाएगा। गर्भाशय में जब नहीं जाएगा तो फॉलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएगा, तो जिससे क्या होगा, महिला प्रेग्नेंट ना होगा। यानी डायफ्राम का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंट्स को रोक सकते हैं। तो ये सब यांत्रिक विधि है। और कौन सा विधि है, तो और विधि हम बताते हैं। एक है कॉपर टी विधि है, क्या है, एक है कॉपर टी विधि। कॉपर टी विधि में क्या होता है, यहाँ ध्यान दो। कॉपर टी विधि में क्या करता है, अंदर जो है कॉपर बैठा लिया जाता है, क्योंकि ये सब जो है कंडोम हो गया, डायफ्राम हो गया, सब एक बार यूज करोगे या तो सेकेंड बार यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन कॉपर टी विधि क्या है, एक बार अगर इसको कर लेने पर यानी इसको अंदर बैठा लेने पर ये लगभग 1-2 साल के लिए फिक्स हो जाता है। 1-2 साल के लिए कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है ना। और फिर जब तुमको प्रेग्नेंट होना है तो फिर इसको निकलवा लो और फिर प्रेग्नेंट हो सकता है, ठीक है ना। ये है कॉपर टी। ये क्या है, कॉपर टी। तो कॉपर टी को गर्भ के अंदर बैठा लेना कॉपर टी विधि कहलाता है। तो यांत्रिक विधि में अगला विधि है कॉपर टी विधि। क्या है, अगला जो विधि है ये क्या है, कॉपर टी विधि। इसको क्या करता है, तो इसको बता देते हैं हम क्या करता है। देखो यहाँ पर तुम लोग को पूरा समझाना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। कॉपर टी विधि में क्या करेगा, ये कॉपर जो दिखाए थे इसको क्या करेगा, अंदर जो है यहाँ बैठा लेगा। यहाँ अंदर बैठा लेने पर क्या करेगा, इस तरह यहाँ छेक देगा ये रास्ता। जब रास्ता छेक देगा तो यहाँ जितना भी शुक्राणु आ रहा है, ठीक है ना, वो इधर न जा पाएगा, इधर न जा पाएगा। इधर जब न जा पाएगा तो क्या होगा, प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो ये हो गया यांत्रिक विधि थी। यांत्रिक विधि में हम 3 चीज़ जाने थे। एक जाने थे कॉन्डम का प्रयोग करना, एक जाने थे हम क्या, एक जाने थे डायफ्राम, महिला द्वारा डायफ्राम का प्रयोग करना, और एक जाने थे जिसका कॉपर ट्यूब का प्रयोग करना। और अगला होता है सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि तो बता चुके हैं। सर्जिकल विधि यानी ऑपरेशन विधि, जो ऑपरेशन करता है उसी को बोलते हैं सर्जिकल विधि। क्या बोलते हैं, सर्जिकल विधि। तो सर्जिकल विधि बता दिए हैं कि यहाँ पर क्या करेगा, महिला के लोग या जो फ्लोपियन ट्यूब है इसको बांध देगा तो हो जाएगा। इसको फ्लोपियन ट्यूब को बांध दिया यानी महिला नसबंदी कर लिया, तो उसको बोलते हैं ट्यूबोकोटोमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबोकोटोमी। और पुरुष में क्या करता है, तो पुरुष में जो है ये वाला जो भाग है, ये जो भाग नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, तो यहाँ देखो ये जो भाग नजर आ रहा है, ये शुक्रवाहिका जो नजर आ रहा है, एक इधर है शुक्रवाहिका, यही दोनों को क्या करेगा, बांध देगा। तो ये इसको बोलते हैं भैंस। क्या बोलते हैं, तो भैंस। तो इसको बांध देगा तो इसको बोलेंगे भैंसकोटोमी, यानी काट देगा तो इसको बोलेंगे भैंसकोटोमी, ठीक है ना। तो पुरुष नसबंदी को भैंसकोटोमी, महिला नसबंदी को ट्यूबेकोटोमी। ऐसे यही दोनों को बोलते हैं सर्जिकल विधि। इस प्रकार ये चैप्टर पूरा हुआ खलास। आप लोग को A to Z समझ आ गया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर हम बहुत जल्दी करवा देंगे। अच्छा लगा तो फटाफट अपना वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा नहीं कि टुकु टुकु देखते रहो। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, पूरा अच्छा समझा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगल बगल गाँव में फैलाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और एक जो बताए थे हम तुम लोग को कि एक जो मेरा नया चैनल है जगदेव ब्लॉग, इसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लो। जगदेव ब्लॉग, VLOG ब्लॉग, इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बेस्ट ऑफ लक।